कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप सेकंड बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4th हिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में एक एक करके मैं वो सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए और कहीं आप ना हो जाओ फेल। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको पता चल जाएगा इस सब्जेक्ट के नेम से। देखिए इसमें लिखा हुआ क्या है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी कि मिडिवल पीरियड से लेकर जब मॉडर्न पीरियड में चेंजेस हुए वो चेंजेस पढ़ने वाले हैं। और साथ ही अर्ली मॉडर्न यूरोप सेकंड, दैट मींस ये सेम सिलेबस थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ाया गया था जिसके अंदर मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ाया गया था। और इस वाले सिलेबस के अंदर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, किसका? यूरोपियन कंट्रीज का। यानी कि मिडिवल एज से निकलकर मॉडर्न एज में कैसे शिफ्ट होता है पूरा यूरोपियन कंट्री, वहां का पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल सिस्टम कैसा होता है, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने वाले हो आप इस पूरे सिलेबस के अंदर। तो इस सिलेबस में क्या क्या दिया गया है आप देख सकते हो। ये हिंदी मीडियम आपका सिलेबस है और ये रहा आपके इंग्लिश मीडियम में सिलेबस। इस पूरे सिलेबस के अंदर हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में, यूरोप के अंदर लोग कैसे मिडिवल एज से निकलकर मॉडर्न एज में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पे क्या क्या चेंजेस आता है। इन सभी चेंजेस को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरे सिलेबस में से हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लूंगा और आपको सॉल्व करवा दूंगा विद आंसर के साथ, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो चलिए अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वैज्ञानिक क्रांति और ज्ञानोदय ने अपने समय के सामाजिक और बौद्धिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित किया। दैट मीन्स हाउ डिड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड द एनलाइटनमेंट अफेक्ट द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप ऑफ देयर टाइम्स। इस पूरे क्वेश्चन में आपको दो चीज बताना है। अब वो दो चीज क्या है? सबसे पहले वैज्ञानिक और ज्ञानोदय, ये क्रांति हुई थी, इस क्रांति के बाद सोशल चेंजेस हुए थे, तो वो चेंजेस कौन कौन से हैं और इस क्रांति में क्या किया गया था, ये चीज आपको बताना है। अब इसी सेम क्वेश्चन को आपके एग्जाम में घुमा कर दिया जा सकता है बट आंसर सेम होगा। अब ये कैसे घुमा कर देंगे? विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक क्रांति की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। दैट मींस इवैल्यूएट द अचीवमेंट्स ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन वेरियस फील्ड। इसमें भी आपको यही बताना है कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए। अब इसका आंसर समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि हमने अपने कन्वेंस के लिए पूरे हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन काल, जिसमें हम यूरोप के प्राचीन काल को पढ़ेंगे। याद रहे इस पूरे हिस्ट्री के अंदर इंडिया का जिक्र कहीं नहीं आएगा, ये यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में पूरा सिलेबस है। जैसे भारत के प्राचीन काल यानी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है इंडिया का, उसके अंदर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन, मौर्य काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हम ये सब चीजें डिस्कस करते हैं। लेकिन जो यूरोप का एंशिएंट हिस्ट्री है उसके अंदर रोमन और ग्रीक के कल्चर के बारे में पढ़ा जाता है। बट इस पूरे सिलेबस के अंदर आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ना है। इस पूरे सिलेबस के अंदर हमें यही पढ़ना है कि मिडिवल एज से निकलकर मॉडर्न एज में यूरोपियन कल्चर कैसे शिफ्ट होता है। अब ये मिडिवल एज और मॉडर्न एज का कॉन्सेप्ट क्या है एक बार आपको ये समझना होगा ताकि आगे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो पहले हम बात करते हैं मध्यकाल, यानी कि मिडिवल एज से शिफ्ट होकर पूरा यूरोपियन कंट्री मॉडर्न एज में कैसे शिफ्ट होता है, आखिर वो कौन कौन से रीजन रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा मध्यकाल के अंदर जो सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम था ये अलग था। अब मिडिवल एज के अंदर ये दोनों सिस्टम कैसे काम कर रहे थे? देखिए सोशल सिस्टम कुछ इस तरीके से डिवाइडेड था कि पूरी सोसाइटी 4 वर्ग में डिवाइडेड थी, जिसको हम सामंतवाद कहा करते थे। यानी कि पूरे यूरोप के अंदर मिडिवल एज के अंदर सामंतवादी फ्यूडलिज्म सिस्टम था, जिसके अंदर सबसे टॉप पे राजा होता है, इसके नीचे नोबल्स जो कि अभिजात वर्ग है, ये पैसे वाले लोग हुआ करते थे जिनको लैंडलॉर्ड्स कहा जाता है। अब ये जो नोबल्स लोग हैं ये अपने नीचे फार्मर से खेती करवाया करते थे, तो ये नोबल्स खुद नहीं जाते थे खेती करवाने के लिए किसानों से, उनसे पैसे लेने के लिए। इसलिए नोबल्स ने अपने नीचे नाइट्स बना रखे थे। इन नाइट्स का काम था पीजेंट्स यानी कि फार्मर से खेती करवाना, और इनसे पैसे लेकर ये नाइट्स नोबल्स को दे देते थे, और यही नोबल्स किंग के साथ मिलकर आपस में पूरे देश पर शासन कर रहे थे। तो मिडिवल एज के अंदर इसी सिस्टम को फ्यूडलिज्म, ये सामंतवाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे टॉप पे राजा हो और उसके नीचे अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग, लैंडलॉर्ड्स कह सकते हो, जमींदार, जो बड़े बड़े भूमि के मालिक होते हैं, और यही किसानों से खेती करवा के उन पे अत्याचार कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? उन पे हैवी टैक्स लगा के, जबरदस्ती खेती करवा के, उनको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल राइट्स भी नहीं दिए गए थे। उनके पास इतनी फ्रीडम भी नहीं थी कि वो इनके अगेंस्ट में बोल सके, इसलिए इसको डार्क एज कहा जाता है। वो इतने अवेयर भी नहीं थे। अब उनके पास राइट्स है, उनके पास बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि का यूज कहां पे और कैसे करना है उनके पास यही हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो इतने जागरूक, इतने अवेयर नहीं थे। इसी वजह से मिडिवल एज को डार्क एज यानी कि अंधकार युग के नाम से जाना जाता है।
तो पहला हो गया हमारा ये सोशल सिस्टम, इस तरीके से डिवाइडेड था। पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, मिडिएवल एज के अंदर स्टेट प्लस रिलीजन दोनों आपस में जुड़े हुए थे। इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे टॉप पे राजा बैठा हुआ है ना, ये राजा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा था, यानी कि स्टेट यानी जो गवर्नमेंट है इसके साथ रिलीजन भी मिला हुआ था। और पूरे मिडिएवल एज के अंदर चर्च का बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो चर्च के जो फादर हुआ करते थे राजा को यही सजेशन दिया करते थे क्या काम करना है क्या नहीं करना है, यानी कि रिलीजन का काफी इन्फ्लुएंस हुआ करता था स्टेट यानी कि राजा के कामों में या गवर्नमेंट के कामों में। इसीलिए मिडिएवल एज के अंदर चर्च का बोलबाला हुआ करता था और चर्च ही सब जगह पे अपना हेजेमनी या दबदबा बना रखा था। जो भी नियम बनाने हैं, पॉलिसी बनानी है, ये चर्च के द्वारा सारे काम किए जाते थे। अगर कहीं करप्शन भी हो रहा है तो चर्च का इन्वॉल्वमेंट वहां पे हुआ करता था। तो चर्च की इन्हीं कुरीतियों को सुधार किया गया और इन सभी कमियों को सुधार करने के बाद कैसे हम मॉडर्न एज में शिफ्ट होते हैं, अब आपको यही समझना होगा। देखिए, जब ये सारी घटना चल रही थी उसी टाइम पे धर्म को राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स से अलग करना था। रिलीजन पॉलिटिक्स से अलग होगा तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए मार्टिन लूथर नाम का एक बंदा आया और इसने धर्म में सुधार को लेकर एक आंदोलन चला दी और इसको कहा गया धर्म सुधार आंदोलन यानी कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट। अब इस आंदोलन में हुआ क्या, पूरे यूरोप के अंदर जो चर्च का सिस्टम था उसको कैथोलिक चर्च कहा जाता। तो कैथोलिक चर्च के जो कारनामे हो रहे थे, ये करप्शन का, क्रॉस का निशान दिखाओ, जो इसको देखेगा उसके सारे मनोकामना पूरे हो जाएंगे, बस तुम्हें दान देना पड़ेगा, डोनेशन दो, मतलब इस तरह के लोगों को अंधकार में रखा जा रहा था, पागल बनाया जा रहा था। जो खेलों को उनको अवेयर नहीं किया जा रहा था। लोगों को ना ही पॉलिटिकल राइट्स से और ना ही इतनी फ्रीडम था कि वो सरकार के या चर्च के अगेंस्ट में ही बोल सके। जबरदस्ती काम करवाना, हैबिट उन पे टैक्स लगाना और ना ही लोगों को उनके राइट्स देना। इस तरीके से मिडिएवल एज के अंदर ये सारे काम हो रहे थे और चर्च का बोलबाला था। तो चर्च के इन कामों का जिन्होंने प्रोटेस्ट किया मार्टिन लूथर किंग के लीडरशिप के अंदर, तो इसी वजह से जो ईसाई धर्म में जो क्रिश्चियनिटी है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक वो लोग जो कैथोलिक रिलीजन के पहले से कहलाए, जो कैथोलिक धर्म ही चल रहा था पहले से, लेकिन जिन्होंने मार्टिन लूथर के लीडरशिप में जिन्होंने अपोज किया कैथोलिक चर्च का, वो कहलाए प्रोटेस्टेंट, क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ में। तो ईसाई धर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इस तरीके से ईसाई धर्म में बढ़ जाने से यहीं पे क्या होता है, स्टेट और रिलीजन दैट मीन्स गवर्नमेंट और धर्म, इन दोनों को अलग कर दिया जाता है और यहीं से शुरुआत होती है मॉडर्न एज की। तो सबसे पहले रिलीजन में रिफॉर्मेशन होता है। मिडिएवल एज के अंदर स्टेट और रिलीजन दोनों आपस में एक थे, यानी कि चर्च का बोलबाला था, और यही जो मिली भगत थी इनकी मॉडर्न एज के अंदर, यही अलग कर दिया गया। अब यहीं से होती है मॉडर्न एज की शुरुआत, आधुनिकता की शुरुआत। इसको ही मॉडर्निटी कहा जाता है। लेकिन सिर्फ धर्म में सुधार करने से सब कुछ नहीं हो जाता, रिलीजन में सुधार करना पहला सुधार था। अब इसके बाद एक एक करके कई सारे रिफॉर्मेशन हुए। क्या क्या हुआ, इसी बीच में साइंटिफिक रेवोल्यूशन होता है, इसी बीच इनलाइटनमेंट आता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए साइंटिफिक रेवोल्यूशन और इनलाइटनमेंट ये सब जो आ रहे हैं, इसके लिए सोसाइटी में सबको जगाया गया, और उनको जगाने का मतलब है उनको अवेयर करना। इसलिए 15 और 16 सेंचुरी के टाइम पीरियड को पुनर्जागरण टाइम पीरियड कहा जाता है, पुनर्जागरण काल, दैट मीन्स रिनेसेंस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सोए हुए लोगों को फिर से जगाना है। क्योंकि मिडिएवल एज के अंदर लोगों को इतने राइट्स दिए नहीं गए, उनको उनके ही राइट्स के बारे में नहीं बताया गया, तभी तो वो फॉलोवर बन गए। यानी कि जो राजा कहेगा, जो नोबल्स कहेंगे, बस वो उनको फॉलो करेंगे आंख बंद करके, लेकिन अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे। वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, भाई राजा कह रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं, हमारे लिए तो कह रहे हैं, वो अत्याचार भी वो करेंगे तो सहना पड़ेगा। लोग इस तरीके से रह रहे थे मिडिएवल एज के अंदर, बट मॉडर्न एज के अंदर नहीं। जैसे रिलीजन में रिफॉर्मेशन होता है, इसके बाद आता है पुनर्जागरण, दैट मीन्स रिनेसेंस। अब लोगों को जगाया गया। अब इसको जगाने के लिए ही अलग अलग हथकंडे अपनाए गए। जैसे साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, जिसके तहत साइंस के अंदर अलग अलग खोज हुआ और साइंटिफिक तरीके से लोगों को यह बताया गया कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। हर चीज में आप हाँ में हाँ मत मिलाओ। अगर कोई चीज आपको कोई कह रहा है तो उस पर क्वेश्चन भी करो, दैट मीन्स आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। आप रैशनल हो भाई, आपके अंदर बुद्धि है, और बुद्धि किसी इंसान ने नहीं, आपको नेचर भगवान ने दी, इसका यूज कीजिए। आप साइंटिफिक रेवोल्यूशन में इंसान को जगाएगा और हर एक चीजों के पीछे लॉजिक की बात की गई, यानी कि हर एक चीजों में लॉजिक ढूंढो, लॉजिक के बिना कोई बात ही नहीं है, यानी कि तर्क बुद्धि की बात की गई साइंटिफिक रेवोल्यूशन में। और यहीं से साइंस के अंदर कई सारे खोज हुए, जैसे न्यूटन आया, गैलीलियो आया, कोपरनिकस आया, कई सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और स्पेस से लेकर कई सारे ऐसे मशीन आविष्कार किया गया जिसने साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया। ये अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी इसके बाद है ज्ञानोदय।
इनलाइटनमेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ज्ञान का उदय करना, आपकी बुद्धि के बारे में आपको बता देना ताकि आप बुद्धि का यूज कर सको। और यही हुआ, सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोग जो और लोगों से अलग थे, दैट मीन्स एजुकेटेड थे, ज्ञान उनके पास था और इसी ज्ञान का वो यूज कर कर लोगों को जगाना चाहते थे। और इसी वजह से ये हुआ। वही लोग जो लोगों को जगाना चाहते थे, अपने आइडियाज लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, चाहे वो लिबर्टी को लेकर हो, इक्वालिटी, जस्टिस को लेकर हो या डेमोक्रेसी को लेकर हो। मिडिवल एज के अंदर राजा सबसे टॉप पे था और वो लोगों पे तानाशाही कर रहा था। लेकिन मॉडर्न एज के अंदर अब लोग राजा तो चाहते थे, हाँ राजा हो, लेकिन वो जनता की सहमति से हो, जनता परमिशन देगी, जनता वोट डालेगी, राइट टू वोट की डिमांड उठी, डेमोक्रेसी हो, जनता का पार्टिसिपेशन होना चाहिए कानून को बनाने में। यहीं से डिमांड उठता है किस चीज का? लोगों के अंदर अवेयरनेस का। तो सोसाइटी में कुछ ऐसे एजुकेटेड लोग हुए जिनका काम था लोगों को अवेयर करना, वही लोग फिलोसफर कहलाए। क्योंकि जो एग्जिस्ट सिस्टम था वो उससे खुश नहीं थे, नाखुश थे, तो उन्होंने ही सोसाइटी के अंदर लोगों को जगाने का काम किया। तो 16 से लेकर 18 सेंचुरी के दौरान यूरोप के अंदर जितनी भी घटनाएं घट रही थी, उन घटनाओं में बौद्धिक और सांस्कृतिक ये दो आंदोलन थे। सबसे पहले लोगों को इंटेलेक्चुअल रूप से इतना मजबूत कर देना है ताकि उनको कोई पागल ना बना सके, पागल इन द सेंस कि उनके अधिकारों का कोई हनन ना कर सके। इंसानों को जो फ्रीडम, जो लिबर्टी है, ये भगवान यानी कि नेचर ने दिया है, और अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की लिबर्टी या फ्रीडम का वायलेंस कर रहा है तो ये चीज गलत है। यहीं पे कल्चरल और बौद्धिक आंदोलन के अंदर लोगों को इस चीज के लिए जागरूक किया गया, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल मूवमेंट्स के अंदर। इसके बाद कई सारे चेंजेस हुए, कई सारे इनोवेशन हुए, जैसे साइंस के अंदर कई खोजेस हुए। ये हम देखेंगे अभी आगे क्या क्या डिस्कवरीज होती है साइंस के अंदर। फिलोसफर ने अपने अपने ज्ञान दिए, जैसे कांट एक फिलोसफर हुआ, होब्स, जॉन लोक, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, डेविड रिगार्डो, हेगल, कई सारे ऐसे थिंकर्स आए। एक एक करके बहुत थिंकर्स अभी आपको मैं बताऊंगा। इन सभी थिंकर्स के द्वारा जो एजुकेटेड थे और लोगों को ये अवेयर कर रहे थे, यहीं से ज्ञानोदय होता है, इनलाइटनमेंट की बात होती है जब बुद्धि तर्क की बात की जाती है, ना कि मिडिल एज की तरह जो कहा जा रहा है बस वो सुन लो। नहीं, क्वेश्चन मार्क करो, काउंटर क्वेश्चन करो, आपके अधिकारों का, आपके राइट का कोई वायलेंस ना कर सके। पॉलिटिक्स के अंदर सुधार होता है, अब यहाँ पे जनता की भी सुनी जाने लग गई, एंड सोशलिस्ट सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है पूरे यूरोपियन कंट्री का, इसमें सुधार किया जाता है। फैमिली, मैरिज का क्या सिस्टम होगा, ये सब कुछ हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद क्या है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अद्वितीय अनुसंधानों, यानी कि कई साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने रिसर्च के द्वारा साइंस के अंदर कई सारे आविष्कार किए। जैसे पहले ये माना जाता था कि अर्थ अपने जगह पे रहता है और सूरज, बाकी के प्लेनेट इस अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। बट गैलीलियो आया, उसने कहा कि ऐसा नहीं है, सूरज अपनी जगह पे रहता है, ये सन अपनी जगह पे रहता है, बाकी जितने भी प्लेनेट हैं ये सभी अपने ऑर्बिट्स पे सूरज के चारों ओर घूमते हैं। जैसे गैलीलियो, कोपरनिकस ने ये सब कहा, इसकी डिस्कवरी करी, साइंस के अंदर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया। क्योंकि अब तक के लोग कुछ और ही मान के चल रहे थे, निकला कुछ और। साइंस के अंदर एक नहीं अनेक ऐसे डिस्कवरीज होती है और इसी को हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एंड इसमें हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए, एंड फिजिक्स के अंदर कई सारे डिस्कवरीज हुए, बायोलॉजी के अंदर कई डिस्कवरीज हुई, जिसने डॉक्टर्स की और इंसानों का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये समझने में हेल्प करी ताकि जितनी गंभीर बीमारियां होती है उसका इलाज निकाला जा सके। एंड मैथमेटिक्स में कई सारे खोज डिस्कवरी की गई। अब यूं कह सकते हैं हम कि इस क्रांति से 16 सेंचुरी के एंड से लेकर 18 सेंचुरी तक इतने सारे चेंजेस हुए जिसने यूरोप के अंदर पुनर्जागरण ला दिया। दैट मीन्स रीनेसांस। इसका मतलब क्या होता है, लोगों को वापिस से जगाया। क्योंकि एंशिएंट टाइम के अंदर लोग सब जगे हुए थे, मिडिवल टाइम के अंदर लोग फिर से वही पागल बनाया गया, अंधविश्वास में रखा गया उनको, और वही लोग जो एंशिएंट टाइम में जगे हुए थे उनको मॉडर्न एज में फिर से जगाने का काम किया जा रहा है, इसलिए इसको पुनर्जागरण काल कहा गया। और यहीं से होता है ज्ञानोदय, यानी कि इनलाइटनमेंट की बात। लोगों को जगाना है और ज्ञान देना है। ज्ञानोदय या प्रबोधन दोनों का एक ही मतलब होता है, इंग्लिश में एक ही वर्ड है, इनलाइटनमेंट, जिसका मतलब होता है साइंटिफिक तरीके से सोचना और हर एक चीजों में लॉजिकल बातें रखना, ना कि अनएथिकल चीजें या किसी का कोई लॉजिक ना हो। अब उन चीजों को दरकिनार कर दिया गया। मिडिवल एज के अंदर यही किया जा रहा था। तो यूरोप के देशों के अंदर साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी और सोशल सिस्टम से लेकर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। तो इसमें और क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, ये हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन और इनलाइटनमेंट ये दोनों एक अलग अलग वर्ड है। अब इनका मतलब क्या है, देखिए, जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है ये 16 to 17 सेंचुरी के बीच में स्टार्ट होता है, लेकिन जो इनलाइटनमेंट है ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद आता है, जब साइंस ने डिस्कवरी कर दी, लोगों के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग डाल दी कि हाँ आप साइंस के पर्पस से हमें सब सोचना है, और साइंस पता है आपको लॉजिक की बात करता है, अंधविश्वास की बात करता नहीं है। साइंस
तो जैसे ही जब ये आ गया तो इसके बाद इनलाइटनमेंट आता है, लोगों का ज्ञान का उदय होता है। तो ये आता है 17 to 18 सेंचुरी, दैट मीन 17 से 18वीं शताब्दी में। एंड इसके बाद क्या है, कई सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है इस टाइम पीरियड के अंदर, जैसे फिजिक्स के अंदर एंड एस्ट्रोनॉमी, स्पेस वगैरह के अंदर कई सारी डिस्कवरी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका रिलेशन है ह्यूमन बिहेवियर से, समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके अधिकारों से, उनके बुद्धि से। इसके अंदर बात होती है स्पेस की, साइंस में डिस्कवरी की। इसके अंदर बात होती है ह्यूमन डिस्कवरी की, ह्यूमन बिहेवियर का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, उनकी बुद्धि का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए, ये बात होती है एनलाइटनमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के अंदर गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस, केपलर, इनका कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन ज्ञान उदय में, लोगों को जगाने में कई सारे फिलोसफर का कंट्रीब्यूशन रहा। अब वो सारे फिलोसफर कौन कौन से हैं, थॉमस होब्स, जॉन लॉक, इमैनुअल कांट, ऐसे ऐसे फिलोसफर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एंड इसके बाद क्या है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के अंदर रिसर्च पे, एक्सपेरिमेंटल चीजों पे ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जरूरी है ना, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी तो सक्सेस होंगे या फेल होंगे ये पता चलेगा। लेकिन ज्ञानोदय के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर लोगों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, ये डेवलप किया जाता है ताकि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके और क्या सही और क्या गलत है इसमें डिफरेंस कर सके। तो इन दोनों का ही यूरोपियन कल्चर में, यूरोपियन सोसाइटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, मिडिवल एज से मॉडर्न एज में लोगों को शिफ्ट करने में। अब आया आपको समझ में, पुनर्जागरण काल, धर्म सुधार आंदोलन हुए, वैज्ञानिक क्रांति हुआ, ज्ञानोदय हुआ, कैपिटलिज्म आया, ट्रेड बढ़ने लग गया। अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड हो रहा है और इस ट्रेड से क्या हो रहा है, एक देश के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, अपने आइडियाज को लेकर जा रहे हैं, लेकिन लालच भी बढ़ रहा है। अब जिसके देश में कोई सामान नहीं है वो दूसरे देश को गुलाम बना रहा है। तो यहीं से स्टार्ट होता है गुलाम बनाने का कल्चर, जिसको औपनिवेशिक या कोलोनाइजेशन कहा जाता है। ब्रिटेन ने इसी वजह से दुनिया को गुलाम बनाया, इसके शिकार भारत भी हुआ। तो यही सारी चीज है जो इसमें डिस्कस करना है। अब हम आगे का टॉपिक समझते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ज्ञानोदय का सामाजिक और बौद्धिक परिदृश्य पर प्रभाव, दैट मींस द इंपैक्ट ऑफ द एनलाइटनमेंट ऑन द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप। आपको अब क्या बताना है कि ज्ञानोदय की वजह से सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा। आखिर ज्ञान उदय यानी कि एनलाइटनमेंट, जिसके बारे में अभी हमने समझा, इसका मतलब क्या होता है, ज्ञान का उदय होना। एक पर्सन खुद इस लायक है कि वो सोच सके कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, यानी कि उसके ऊपर किसी के विचारों को थोपा ना गया हो। इसके बारे में एक ऐसे ही स्कॉलर हुए कांट के द्वारा ये कहा गया है कि ज्ञानोदय का अर्थ है एक आरोपित संरक्षण से मुक्ति, यानी कि एनलाइटनमेंट मींस फ्रीडम फ्रॉम इम्पोज्ड प्रोटेक्शन। दैट मींस आपके ऊपर किसी की आइडियाज को थोपा ना गया हो, जैसे मिडिवल पीरियड में किया जा रहा था। कुछ ही लोगों के द्वारा पूरी सोसाइटी को चलाया जा रहा था और लोगों को अंधविश्वास, सुपरस्टिशन में रखा जा रहा था, जिस वजह से इसकी आलोचना की गई। और क्रिटिसिज्म के बाद सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपने ज्ञान से समाज में जो अंधकार फैला हुआ था इसमें रोशनी ला दी। दैट मींस जो लोगों के अंदर अंधविश्वास था इसको दूर करके नई नई आइडियाज लेकर आए वो। तो ज्ञान उदय का मतलब लोगों के ज्ञान को जगाना या लोगों में ज्ञान बुद्धि का उदय करना। तो यूं कह लो कि सोसाइटी के अंदर नए नए आइडियाज इंट्रोड्यूस करवाए गए। ज्ञान उदय का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि एनलाइटनमेंट का, इसने ही आगे चलकर पुनर्जागरण यानी कि रिनेसेंस एंड धर्म सुधार, दैट मींस रिफॉर्मेशन, इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू रखा। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, अभी हमने समझ लिया, लोगों को फिर से जगाना। मिडिवल पीरियड के दौरान जो लोगों को बताया नहीं गया, लोग अवेयर नहीं थे इतना, वो क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, लॉजिकल चीजें वो पूछते ही नहीं थे, यानी कि लोगों को सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना था, इस लायक बना दिया गया था। लेकिन जैसे एनलाइटनमेंट आया यानी कि ज्ञान उदय हुआ तो पुनर्जागरण काल आया, यानी कि लोगों को फिर से जगाया गया, उनको बताया गया कि किस तरीके से अंधविश्वास फैलाया गया, रिलीजन और स्टेट दोनों आपस में मिलकर लोगों को किस तरीके से पागल बना रहे थे, जिस वजह से पुनर्जागरण काल आया। और आगे चलकर धर्म में सुधार किया गया, यानी कि रिलीजन में भी रिफॉर्म किया गया, जैसे स्टेट और पॉलिटिक्स को दोनों को अलग कर दिया गया, जो कि अभी हमने देखा। इससे नए नए आइडियाज आए और नए नए आइडियाज की वजह से ही मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हुई, यानी कि मॉडर्निटी की शुरुआत हुई। जो आज हम देख रहे हैं दुनिया, ये मॉडर्निटी की ही दुनिया है। तो ज्ञान उदय यानी कि एनलाइटनमेंट के नए नए विचार, नए आइडियाज कौन थे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, या यूं कह लो कि ज्ञान उदय का समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, उनके मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है प्रगति की धारणा एवं विचार। देखिए, कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज ऑफ प्रोग्रेस, पहला कॉन्सेप्ट तो यही था भाई कि हमें प्रगति करना है, और ज्ञान उदय की वजह से ये प्रगति हुई। मान लो आपको कुछ भी नहीं पता, आपके पास नई आइडियाज नहीं है, तो आप कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हो, इसके लिए ज्ञान का उदय होना जरूरी है। मान लो कि आप बहुत कर्जे में हो, बहुत दिक्कत है आपके घर के अंदर, पैसे की बहुत किल्लत है और इनकम का सोर्स सिर्फ एक ही जना है, मान लो एक ही जना सिर्फ पैसे कमा रहा है। अब जरा खुद सोचिए सारे कर्जे कैसे दूर हो जाएंगे और कर्जे में डूब जाओगे। इसलिए इनकम के मल्टीपल सोर्स होना चाहिए, यानी कि एक यहाँ से कुछ पैसे आए, कुछ पैसे यहाँ से आ जाए, कुछ पैसे यहाँ से आ जाए, तो मल्टीपल सोर्सेज होंगे, तो इससे घर में हेल्प होगी और आपका कर्जा भी दूर हो जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पे भी था, लोग प्रगति नहीं कर रहे थे। प्रगति करना यानी कि प्रोग्रेस करना जरूरी था, और इसके लिए नए नए आइडियाज का पता होना जरूरी था कि भाई कैसे क्या होता है। अब वो नए नए आइडियाज कौन से थे जिसने सोसाइटी में एनलाइटनमेंट लाया और सोसाइटी में चेंज ला दिया, इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले ज्ञान उदय के
कई कई विचारक हुए, कई सारे ऐसे स्कॉलर्स या थिंकर्स हुए जिन्होंने अपने आइडियाज से सोसाइटी में चेंज ला दी। जैसे आज जो हम वर्तमान देखते हैं ये अतीत से बेहतर है। आप जरा खुद देखिए, प्रेजेंट वाज द बेटर देन द पास्ट। आज जो हम देख रहे हैं ये कल से बेहतर है। फिर हमारे टाइम में जो हमारे बच्चे वगैरह आ जाएंगे तो उनको वो टाइम बेहतर लगेगा, हमें आज का टाइम बेहतर लगता है। आप जब 1990 का टाइम देखिए, जब हमारे पेरेंट्स का टाइम हुआ करता था 1980s 90 का टाइम, उनके मुताबिक आज का टाइम बहुत बेहतर है क्योंकि उस टाइम पे इतनी फैसिलिटी नहीं थी। आज जो फैसिलिटी है वही फैसिलिटी 2050 में जाके पुरानी हो जाएगी, 2050 वालों को नहीं लगेगी। इसलिए कल से आज हमारा बेहतर होता है। तो इंसान में इस चीज को डाला गया, अगर प्रोग्रेस करना है हमें तो हमें अपने आज को बेहतर बनाना होगा, तभी हमें लगा कि हाँ कल से और आज में कुछ चेंजेस है। इसके लिए साइंटिफिक चेंजेस किए गए, नए नए टूल्स का यूज किया गया, नए नए इक्विपमेंट्स का यूज किया गया और ये इक्विपमेंट्स यूज किए गए प्रोडक्शन में, ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो और सरप्लस अगर होगा तो उसको हम बाहर बेच भी पाएंगे। और बाहर बेचने का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से व्यापार को बढ़ावा देता है। व्यापार बढ़ता है तो कैपिटलिज्म, दैट मींस पूंजीवाद आता है। पूंजीवाद का मतलब ट्रेड एक्टिविटी को बढ़ावा देना। व्यापारिक क्रांति आ जाती है यहाँ से, और जब व्यापारिक क्रांति आती है तो एक देश के लोग दूसरे देश में व्यापार करने यानी ट्रेड करने के लिए जाते हैं। तो जब लोग जाते हैं तो अपने आइडियाज को भी लेकर जाते हैं। तो यहीं से नए नए आइडियाज एक देश से, मान लो कंट्री ए से कंट्री बी में स्प्रेड यानी कि फैलना स्टार्ट हो गया, और यहीं से खुशहाली बढ़ती है। क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन हो ही गया था, यानी कि धर्म में जो कमियां थी उसको पहले ही रिफॉर्म कर लिया गया था। मानव यानी कि इंसान को जीवन में और ज्यादा बदलाव आ रहे थे, उसके माइंड में अब चेंज किया गया। अब अंधविश्वास से निकलकर नए नए नॉलेज ज्ञान की वजह से वो भी ये चीज समझ पा रहा है कि उसके लिए क्या बेहतर है, उसके लिए पहले क्या बेहतर है वो ये नहीं समझ पाता था मेडिवल पीरियड के दौरान। क्योंकि स्टेट या गवर्नमेंट या धर्म के फादर जो पुजारी वगैरह होते हैं, जो वो कह देते थे, उनको लगता था भाई यही मेरे लिए बेहतर है। तो यही जो अंधविश्वास था इसको ही दूर किया गया प्रगति यानी कि ज्ञानोदय के टाइम पे। फर्स्ट पॉइंट आपको यही बताना है, कहां से नए नए आइडियाज आए, जिस आइडियाज की वजह से सोसाइटी में प्रोग्रेस हुआ। ये हमने प्रोग्रेस यहाँ पे देख लिया कि कैसे प्रोग्रेस हुआ, इंसान की जिंदगी में खुशहाली आई, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ और नए नए टूल्स इक्विपमेंट्स के यूज से प्रोडक्शन किया गया। प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो ट्रेड हुआ, ट्रेड ज्यादा हुआ तो एक दूसरे के देशों में आना जाना स्टार्ट हो गया और इससे नए नए आइडियाज आए। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञान एवं धर्म यानी कि साइंस एंड रिलीजन। इसमें क्या क्या चेंज हुआ? ज्ञानोदय दैट मींस एनलाइटनमेंट। जितने भी थिंकर्स हुए, जितने भी थिंकर्स उसे कहते हैं जो सोसाइटी के उन लोगों से अलग होते हैं और इनके पास कई सारे नए नए आइडियाज होते हैं। ये एजुकेटेड हो, ये अपने आइडियाज से सोसाइटी में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस ला सकते हैं। ज्ञानोदय के विचारक जो थे, एनलाइटनमेंट के जितने भी थिंकर्स हुए, इन्होंने क्या किया, धर्म में जो अंधविश्वास है, जैसे मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया, धर्म में जो अंधविश्वास चल रहा था उसको दूर किया। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो पार्ट्स में ईसाई धर्म का डिवीजन भी हो गया। तो यहाँ पे अंधविश्वास को दूर किया गया, इसको सुपरस्टिशन कहते हैं। तो धर्म में अंधविश्वास को दूर किया गया, यानी कि रिलीजन के अंदर जो सोर्स ऑफ सुपरस्टिशन था इसको हटाया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि धर्म जो है ये अंधविश्वास और अज्ञानता फैलाता है लोगों के बीच में। साइंस ऐसा कहता है, क्योंकि साइंटिफिक रेवोल्यूशन यहाँ पे हो रहा था और आपको पता है कि साइंस रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो तो साइंस के नियमों को अंधविश्वास मानता है। और इस टाइम पे जब साइंस आया उसने कहा कि रिलीजन ही तो ये अंधविश्वास फैला रहा है, लोगों में अज्ञानता मतलब कि लोगों को कुछ पता ना चले, इसलिए इसकी आलोचना की गई। तो रिलीजन के कई सारे कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया गया साइंटिफिक रेवोल्यूशन के दौरान। साइंस में इसका क्रिटिसाइज किया गया और लोगों को साइंस की नॉलेज दी गई। और साइंस आपको पता है कि लॉजिक की बात करता है, तर्क की बात करता है, अंधविश्वास की बात नहीं करता। तो जितने भी साइंटिफिक थिंकर्स हुए उन्होंने यही कहा, धर्म में चमत्कार की बात की जाती है, रहस्यों की बात की जाती है, इसमें कोई लॉजिक तो होता नहीं है। इसलिए जितने भी ज्ञानोदय के विचारक हुए, जितने भी एनलाइटनमेंट के थिंकर्स हुए, इन्होंने लॉजिक की बात करी। अगर कोई कुछ भी कह रहा है तो लॉजिक से सोचो, हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करो, पूछो ऐसा है तो अच्छा ऐसा क्यों है, इसके पीछे लॉजिक दो, लॉजिक जरूरी है। तो लोग यहाँ पे जगने स्टार्ट हुए। ऐसा नहीं है कि जो एनलाइटनमेंट के थिंकर्स थे वो धर्म के विरोधी थे या नास्तिक थे, वो एंटी रिलीजन नहीं थे, बल्कि उन्होंने जो नेचर के नियम है उनको फॉलो किया। ये जो बहुत कड़े नियम थे, रीति रिवाज थे, पूजा पाठ के इतने कड़े नियम थे, भाई यही फॉलो करना पड़ेगा, बाउंडेशन जो थे उनका इन्होंने क्रिटिसाइज किया। इन्होंने इक्वालिटी और टॉलरेंस को इंपॉर्टेंस दी, यानी कि समानता और सहनशीलता को इन्होंने बढ़ावा दिया। यही बढ़ेगा तभी सोसाइटी में खुशहाली आएगी, ना कि सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को पागल बनाया जाए। तो इस तरीके से साइंस ने रिलीजन की क्रिटिसाइज करके सोसाइटी में चेंजेस लाए। तो इस तरीके से साइंस के द्वारा भी रिलीजन की उन कमियों को, अंधविश्वासों को क्रिटिसाइज किया गया। मेनली ईसाई धर्म था उस टाइम पे, पूरी दुनिया भर के अंदर फैला हुआ था। तो ईसाई धर्म की ही बात यहाँ पे हो रही है। ईसाई धर्म के उन सभी कमियों की आलोचना भी की गई और धर्म सुधार आंदोलन भी हमने देखा किस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए। नेक्स्ट क्या है, मनुष्य और समाज यानी कि मैन एंड सोसाइटी। जितने भी एनलाइटनमेंट के थिंकर्स हुए इन्होंने सत्ता के सामने अंधविश्वास की आलोचना करी। यानी कि सत्ता के सामने, सत्ता मतलब राजा, स्टेट, गवर्नमेंट, इसके सामने लोग ना अंध समर्पण हो जाते हैं कि अच्छा भाई राजा ने जो कह दिया वो मानना होगा। और ऐसा क्यों होता था पहले? क्योंकि राजा, किंग अपने आप को ईश्वर का अवतार कहा करता था कि भाई हमें तो ईश्वर ने, हमें तो गॉड ने धरती पे भेजा है आप सभी लोगों पे रूल करने के लिए, ताकि हम आपको सिविलाइज्ड बना सके और हम आपको जीने का तरीका सिखा सके, हम आपके बेहतरी के लिए आए हैं। तो इस तरीके के बातें कह करके लोगों को अंधविश्वास में डाल दिया गया और लोगों को यही लगा कि भाई हमें अंध समर्पण कर देना है। अंध समर्पण मतलब कि हमें पूरी तरीके से ब्लाइंडली बिलीव करना है अपने राजा पे, जो राजा कह रहा है वो सही है। बट जैसे ज्ञानोदय आया, जैसे एनलाइटनमेंट के थिंकर्स हैं, उन्होंने कहा कि नहीं,
राजा हमेशा सही नहीं हो सकता। और मिडिएवल पीरियड में जो किंग था ये इतना डिक्टेटर था, लोगों को पता ही नहीं चलने देता था। लोगों पे हैवी टैक्स लगाना, उनको एक्सप्लोटेशन करना। और जो नोबल्स होते थे, पैसे वाले लोग, ये राजा के साथ मिलकर फार्मर्स का, लेबर्स का, इनका काफी एक्सप्लोटेशन करते थे। तो यहीं पे ये कहा गया कि जो सत्ता यानी कि जो पावर है, जो गवर्नमेंट है, राजा है, उसके प्रति ब्लाइंडली बिलीव मत करो। इसकी आलोचना की गई इसके अंदर। राजनीतिक और धर्म, इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, रिलीजन अपनी जगह है। तो भाई स्टेट यानी कि राजा हमेशा चर्च के फादर की बात क्यों मान रहा है? चर्च का काम अलग है रिलीजन का, स्टेट का काम अलग है लॉज बना लेगा, सबके लिए इक्वालिटी के साथ लॉज बनाए। इसका ही कॉन्सेप्ट लाया गया इसमें। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि समाज में जितने भी अंधविश्वास है, असमानता है, इसको खत्म किया जा सकता। जब ये खत्म हो जाएगा अपने आप ही मॉडर्निटी आ जाएगी। और ऐसा हुआ भी, कई अंधविश्वासों को खत्म किया गया, मॉडर्निटी की शुरुआत हुई। सोसाइटी में एनलाइटनमेंट की वजह से साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी आया और सोसाइटी में इसका बहुत भयंकर इंपैक्ट पड़ा, जिससे कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ था मिडिएवल पीरियड के दौरान, उसमें काफी सुधार हुआ मॉडर्न पीरियड में। ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्या है? विज्ञान और ज्ञान, दैट मीन साइंस एंड नॉलेज की बात करते हैं अब हम। देखिए एनलाइटनमेंट ने क्या किया, यानी कि जब ज्ञानोदय हुआ, नए नए नॉलेज जब आए, लोगों को आइडियाज मिला, तो इंसान प्राकृतिक दुनिया को समझने लग गया। अब उसके सोचने के तरीके में बदलाव आ गए। ब्रह्मांड के बारे में नई नई जानकारी लोगों को मिल गई। विज्ञान ने समाज में बड़े बदलाव ला दिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी में सुधार हुए। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ था ये काफी सुधर गया। लोगों के अंदर इतनी खुशहाली आई कि अब सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी, जस्टिस, टॉलरेंस, जो अब तक इनके बारे में नहीं बताया गया था मिडिएवल पीरियड के दौरान, अब लोग इसकी डिमांड करने लग गए। क्योंकि देखो मिडिएवल पीरियड के अंदर समानता, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इसका कॉन्सेप्ट था ही नहीं। जैसा ऊपर के लोग कह रहे हैं वैसा फॉलो करना है, बस यही चला आ रहा था। यानी कि ओबीडियंट बना दिया गया था उनको, फॉलो करने वाले। लेकिन जैसे ही साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, अब लोगों को पता चल गया कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो लोग समानता की बात करने लग गए। हमें इक्वालिटी चाहिए। क्यों? नोबल्स से कोई टैक्स नहीं लिया जाता, पैसे वाले लोग और पैसे वाले होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया। लोगों ने जस्टिस की डिमांड करी और टॉलरेंस की बात करी, यानी कि अपने साथ साथ दूसरों को भी सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया, सोसाइटी में कई सारे चेंजेस भी हुए। लोगों का भविष्य भी सुधरना स्टार्ट यहाँ से हो गया, क्योंकि अब लोग खुद अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से क्या करना है और क्या नहीं करना सोच पा रहे हैं। अब किसी के अंडर में, दैट मीन्स अब किसी के फाउंडेशन में वो नहीं है। इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस का मतलब वो जान चुके हैं। तो ये रहा ज्ञानोदय यानी कि एनलाइटनमेंट का सोसाइटी पे इम्पैक्ट, जिसमें लोगों को ज्ञान दिया गया और इसी ज्ञान की वजह से लोग जागे, यानी कि जागरूकता फैली। कुल मिला के लोगों को जगाने का काम और जागरूकता फैलाने का काम किया गया ज्ञानोदय यानी कि एनलाइटनमेंट में। तो ये सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन यानी कि वैज्ञानिक क्रांति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन ऑन दी सोशल एंड इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप। चलिए अब हम बात करते हैं कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने ऐसा क्या कर दिया। देखिए साइंटिफिक रेवोल्यूशन अपने आप नहीं आता, लोग लेकर आते हैं। तो ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने साइंस में चेंज ला दिया। तो जब साइंटिफिक चीजों में चेंजेस आया, तो जाहिर सी बात है कि सोसाइटी तरक्की तभी करती है जब साइंस कुछ इनोवेशन करे, नए नए आइडियाज लेकर आए और नए नए आविष्कार करे। और साइंस में यही हुआ, ऐसे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। चलिए एक एक करके उन सभी साइंटिस्ट की बात करते हैं जिसने सोसाइटी का पूरा हुलिया ही बदल दिया और मॉडर्नाइजेशन की रफ्तार को बढ़ा दी। ये देखिए सबसे पहला है गैलीलियो का वैज्ञानिक योगदान, यानी कि गैलीलियो ने साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन क्या दिया। जो आज हम दूरबीन देखते हैं आकाश को देखने के लिए, खोज करने के लिए, तो इसकी खोज गैलीलियो ने ही की। तो यहाँ से साइंस में, दैट मीन स्पेस में अब डिस्कवरी कर रहे हैं। तो इंसान इतना अब आगे बढ़ रहा है। मिडिएवल पीरियड में इतना वो पीछे था, मॉडर्न एज में आते आते ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कई सारे आविष्कार कर दिए। पहला आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया जिसने दूरबीन की डिस्कवरी कर दी, जिससे कि स्पेस में कुछ खोजा जा सके। बृहस्पति यानी कि जो जुपिटर हमारा प्लेनेट है, इस प्लेनेट के 4 सबसे लार्जेस्ट मून को दूरबीन से देखा गया। चांद की सरफेस पे पर्वत जैसे कुछ हमें दिखते हैं, ये दूरबीन से देखा गया। एंड शुक्र के विभिन्न चरणों यानी जो हमारा प्लेनेट है वीनस, इसके अलग अलग डिफरेंट फेसेस हैं, ये सब हमने दूरबीन से देखा। अब क्या होता है ना कि हमारी समझ को ही बदल देता है। आकाशीय पिंड की बात की गई, यानी कि हाउ सेलेस्टियल बॉडीज वर्क, ये आकाशीय पिंड कैसे काम करते हैं। तो इन सब चीजों पे नए नए आइडियाज निकल कर आने लग गए। अब स्पेस पे इंसान अपना कंट्रोल बनाने की सोचने यहाँ से लग गया। तो सबसे पहला डिस्कवरी गैलीलियो के द्वारा किया गया। इसके बाद कौन है? निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस का जो कंट्रीब्यूशन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मिडिएवल पीरियड में ये माना जाता था कि जो अर्थ है यानी पृथ्वी, ये अपने जगह पे रहती है, बाकी जितने प्लेनेट है और सूरज है ये सभी इसके चक्कर लगाते हैं, अर्थ के चक्कर लगाते हैं। यानी पहले ये माना जाता था कि सभी जितने भी हैं ये पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। बट निकोलस कोपरनिकस आया और इसने एक नई डिस्कवरी कर दी एस्ट्रोनॉमी में, यानी खगोल शास्त्र, स्पेस में। इसने क्या बताया कि नहीं, सूरज अपनी जगह पे रहता है, यानी सूरज एक ही जगह पे रहता है, बाकी अर्थ और जितने प्लेनेट है ये सूरज के चारों ओर घूमते हैं, ना कि सूरज चारों ओर घूमता है। ये कहा गया और ये सबसे बड़ा चेंजेस था हमारी सोसाइटी में, जो अब तक का सिद्धांत चला आ रहा था, इसने उसको ही रिजेक्ट कर दिया। आगे चलकर अमेरिका वगैरह के अंदर बहुत मतलब कि इसको क्रिटिसाइज किया गया, कैसे कर दिया, बाद में चलकर इसको मरवा भी दिया गया। सौर मंडल का केंद्र यानी कि जो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, इसका सिद्धांत इसने ही दिया। यानी कि स्पेस के बारे में जो उस टाइम तक पता था लोगों को, सब चीजें गलत थी, उसको इसने सही तरीके से बताया, किस तरीके से प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले इसने बता दिया। नेक्स्ट टाइको ब्राहे। अब टाइको ब्राहे के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन किया गया स्टार्स यानी कि सितारों का, इसके बारे में क्या कहता है ये कि जो सितारे हैं ना और ये ग्रह हैं, इसने
जो अपनी डिस्कवरी की उसमें इसने ये कहा कि सितारे और जो ग्रह हैं इनका पोजीशन क्या है, आखिर इसको कैसे मेजर किया जा सकता है, इनको मापा कैसे जा सकता है। तो इसने इसके मापने को लेकर डिस्कवरी करी। आगे चलकर जोहान्स केपलर ने भी ग्रहों की गति, प्लेनेट जो मूव करते हैं उनकी जो गति है, इसके बारे में जोहान्स केपलर ने भी हमें बताया। तो यहाँ से कई सारे चेंजेस हो रहे हैं। और इसके बाद आ जाता है न्यूटन का लॉज, आप सभी जानते हो, पढ़ा भी हमने 9th-10th के दौरान। देखिए न्यूटन के द्वारा ग्रेविटेशन के लॉज को समझाया गया कि कैसे सभी वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। आखिर क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स यूज होता है। क्यों पेड़ से जब कोई सेब गिरता है तो वो नीचे ही आके गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता। कैसे ग्रह अपनी कक्षाओं में बने रहते हैं, यानी कि जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट्स में ही रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये कैसे, हाउ इट पॉसिबल। तो ये बताता है न्यूटन, ये सब कुछ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे ग्रेविटी की डिस्कवरी न्यूटन ने कर दी। तो यहाँ पे हमने देखा साइंस के ये सारे इंपैक्ट पड़े सोसाइटी पे, साइंस में ये सारे चेंजेस किए गए। अब नेक्स्ट अलग अलग क्षेत्रों में साइंटिफिक रेवोल्यूशन की अचीवमेंट्स, यानी कि अचीवमेंट्स ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन वेरियस फील्ड। अलग अलग फील्ड्स के अंदर साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस की वजह से ही इतने सारे चेंजेस आ पाए और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन की ही वजह से। इन रेवोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए, एक एक करके सारे आपको वो पॉइंट्स बताना है। सबसे पहला पॉइंट है भौतिकी एवं यांत्रिकी, यानी कि फिजिक्स एंड मैकेनिक्स के अंदर कई सारे चेंजेस आए। सबसे पहला पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन के द्वारा 1687 में एक बुक लिखी गई थी और पब्लिश की गई थी। उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया नामक इस बुक के अंदर न्यूटन ने ग्रेविटेशन की थ्योरीज दी है, जिसमें इसने समझाया दुनिया भर के लोगों को कि कैसे वस्तु या जो कोई गुड्स हम अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आके गिर जाती है। आखिर ग्रह सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो प्लेनेट अपने ऑर्बिट में, सन जो है सूरज, उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, तो ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट निकल कर आया, ये पहला चेंज आया। नेक्स्ट है गति के नियम, यानी कि लॉज ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए। इन 3 लॉज के द्वारा ये समझाने की कोशिश करी कि वस्तुएं कैसे और क्यों मूव करते हैं, ये गति क्यों करते हैं। अगर कोई गुड चल रहा है, जब तक उसको हम भारी फोर्स ना लगाए तो वो रुकेगा नहीं। तो इसने किस तरीके से लॉज ऑफ मोशन देकर ये समझाया कि क्यों और कैसे कोई गुड्स आपस में मूव करते हैं, कैसे उनके ऊपर फोर्स लगता है। ये सब लॉज ऑफ मोशन में इसने बताया है। आपको ज्यादा डीपली नहीं घुसना साइंस में, बस किसने क्या किया है ये एक लाइन में आपको बता देना है। नेक्स्ट है मशीनों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मशीन्स। देखिए साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से मशीनों का भी आविष्कार हुआ। जैसे स्टीम इंजन, एक बंदा था जेम्स वॉट नाम का, इसने स्टीम इंजन का इनोवेशन कर दिया। और जैसे इसने इसका इनोवेशन किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज के अंदर लोग हाथों से काम नहीं कर रहे। फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर पहले हाथों से काम किया करते थे, अब वही काम जो पहले हाथों से होता था अब वो मशीनों से काम कर रहे हैं। जो काम पहले करने में 100 दिन लगते थे वही काम 2 दिन में हो जा रहा है। तो प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी थी अब यही बढ़ गई। जैसे ये बढ़ती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है 1750 से लेकर 1850 के बीच में दुनिया भर के अंदर मशीनों का यूज होने लग गया। लेकिन सबसे पहले ये इंग्लैंड में यूज होता है, ब्रिटेन में ही सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, क्योंकि जेम्स वॉट खुद ब्रिटेन का था। और ये जो मशीन है स्टीम इंजन, ये ब्रिटेन में ही सबसे पहले यूज किया गया। और ब्रिटेन ने दुनिया भर के देशों को गुलाम बनाया था। जिन जिन देशों को इसने गुलाम बनाया था वहां से कच्चा माल लेता, ब्रिटेन में बनाता, उन्हीं देश में जाके बेच देता जिसको इसने गुलाम बनाया था। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है यहाँ पे। अब मशीनों का यूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ट्रेड एक्टिविटी बढ़ जाती है। जो पहले फार्मर्स हुआ करते थे वो लेबर्स बन गए, अब वो मशीनों में काम करने लग गए। कई सारे यहाँ पे सोसाइटी में चेंजेस आ गए मशीनों के इनोवेशन से। सोसाइटी में तरक्की तो हुई, जाहिर सी बात है आर्थिक खुशहाली भी आई, लोग काफी खुश हुए, इनकम भी बढ़ी लोगों की। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ा कि जो अमीर थे वो और अमीर होते चले, क्योंकि सबकी बस की तो थी नहीं मशीन खरीदने की। जो मशीन पे पैसे इन्वेस्ट करता वो और ज्यादा आगे बढ़ता। तो अमीर और गरीब का जो फासला है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान काफी ज्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट क्या है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी में जो इनोवेशन हुए इसने डॉक्टर्स की काफी हेल्प करी इंसानों को समझने में। जैसे मानव शरीर की संरचना यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये बताने में हेल्प किया एंड्रियास वेसिलियस ने। इसने क्या कहा कि 1543 में मानव शरीर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये कैसे बना हुआ है, आखिर जो हमारे बोन्स है या मसल्स वगैरह हैं, जो हमारे ऑर्गन्स है, मांसपेशियां, हड्डी वगैरह, इनके बारे में इसने बता दिया, जिससे कि जो डॉक्टर्स वगैरह है उनको काफी हेल्प हुई इंसानों की इलाज करने में और मेडिसिन बनाने वगैरह में। नेक्स्ट क्या है, सूक्ष्म जीवों की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटोनी वैन के द्वारा 1670 यानी कि 1670 में माइक्रोस्कोप की शुरुआत कर दी गई, यानी कि खोज कर दी गई। देखिए जिनको खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता उसके लिए सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको बैक्टीरियाज भी कहते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का होना बहुत जरूरी है। और एंटोनी वैन के द्वारा जब इसकी डिस्कवरी की गई तो अन्य जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको देखकर पता लगाया गया कि ये इनका क्या काम होता है। इससे बीमारियों में काफी हेल्प मिली। उन बैक्टीरियाज को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया और बीमारियां कैसे फैलती है इन सब के बारे में हमें समझ में आ गया। तो इसने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हमारे बायोलॉजी, दैट मींस डॉक्टर्स वगैरह को सोसाइटी के अंदर बीमारी कैसे फैलती है इसका पता लगाने में। नेक्स्ट क्या है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के अंदर आधुनिक रसायन शास्त्र की जो नींव है, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री का जो शुरुआत है ये रॉबर्ट बॉयल ने की। रॉबर्ट बॉयल ने कैसे करी, केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज सबसे पहले इसने किया। ये कहता है कि जो भी करना है हमें केमिस्ट्री में पहले एक्सपेरिमेंट करना होगा ताकि केमिकल्स के बारे में पता लगाया जा सके कैसे और क्या यूज होगा इसका। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड का इसने यूज किया जिससे कि
नए नए अप्रोच, नए नए आइडियाज निकल कर आए। और नेक्स्ट क्या है, रासायनिक तत्वों की खोज, डिस्कवरी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, इसकी खोज एंटोनी लेवोसियर ने करी। अब ये यहाँ पे क्या कहता है कि 1789 में इसने इसकी खोज करी। इसने सबसे बड़ी खोज ये कर दी कि दहन में ऑक्सीजन की भागीदारी होती है, और जैसे इसने ये कहा मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है। इसको समझ लो फादर कहा जाता है एंटोनियो लेवोसियर को। इसने कहा कि जो ऑक्सीजन है इसका भी पार्टिसिपेशन होता है, कोई फायर एक्टिविटी होती है। अब मान लो आपने कोई मोमबत्ती जलाई और जली हुई मोमबत्ती पे आप एक गिलास रख दो, तो क्या वो मोमबत्ती जलती रहेगी? कुछ समय बाद फड़फड़ा के बुझ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई चीज जलाते हैं, फायर वगैरह है वहाँ पे, तो ऑक्सीजन मिलने से वो और जलती है और बढ़ती है। ये सबसे पहले एंटोनियो ने ही कहा कि दहन में यानी जलने का जो प्रोसेस होता है, कोई चीज जलाई जाती है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, बिना ऑक्सीजन के वो चीज बुझ जाती है, जलेगी नहीं। ये यहाँ पे कहा गया। तो ये यहाँ पे साइंस के अंदर डिस्कवरी हुई। वैल्यूशन में कहा जा सकता है कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो या इनलाइटनमेंट हो, इसने सोसाइटी में भी चेंज लाया, साथ ही साथ लोगों की सोचने के तरीकों में चेंज लाया। क्योंकि साइंटिफिक इनोवेशन की वजह से जो रेवोल्यूशन में चेंजेस आए, अंधविश्वास दूर हुआ और धर्म को लेकर जो लोग काफी कट्टर थे अब लोग काफी लिबरल होने लग गए, और साइंटिफिक रिसर्च की वजह से लोग तर्क पूर्वक सोचने लगे, लॉजिक की बात करने लगे। और ये सारे जो परिवर्तन हुए, चेंजेस जो है सोसाइटी में आज भी चेंजेस देखे जा सकते हैं, जिसने मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत करी। आज जो सोसाइटी हम देख रहे हैं, अगर उस टाइम पे डिस्कवरीज नहीं हुआ होता तो क्या पता आज सोसाइटी हमारी और पीछे हो। आज जो सोसाइटी इतनी प्रोग्रेसिव पे है, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे जो डिस्कवरी की गई, उस टाइम पे जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन में डिस्कवरी हुई या एनलाइटनमेंट का कंट्रीब्यूशन रहा, इसका इंपैक्ट आज तक देखा जा सकता है। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन या एनलाइटनमेंट इसने मानव की सोच को बदल दिया और सोसाइटी में भी बहुत डीपली इंपैक्ट पहुंचाया, जिसने आगे आने वाले टाइम में साइंटिफिक प्रोग्रेस को पॉसिबल कर दिया और सोसाइटी में कई सारे चेंजेस आए। तो ये एक दो रेवोल्यूशन था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट एक रेवोल्यूशन ही है जिसमें लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है। तो दोनों का ही काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, जो हमने एक सारे पॉइंट्स में देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबोधन से आप क्या समझते हैं? 18वीं शताब्दी में यूरोप के प्रमुख प्रबुद्ध दार्शनिकों के विचार लिखिए, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनलाइटनमेंट। अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था ज्ञानोदय, ज्ञानोदय को ही प्रबोधन कहा जाता है, तो दोनों ही वर्ड सेम है। एंड नेक्स्ट क्या है, राइट डाउन दी व्यूज ऑफ द मेजर एनलाइटनमेंट फिलोसोफर ऑफ द 18th सेंचुरी यूरोप। इस पूरे क्वेश्चन में आपको दो चीज बताना है। सबसे पहले ज्ञानोदय जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था अपना, उसी को प्रबोधन कहा जाता है, तो इसको डिफाइन करना है, आखिर इसका मतलब क्या है ज्ञानोदय का, प्रबोधन का, यही चीज आपको बताना है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ज्ञानोदय का मतलब ज्ञान को बढ़ावा देना, ज्ञान को प्रमोट करना, नॉलेज को स्प्रेड करना, सभी जगह एजुकेशन का माहौल बनाना, ताकि लोग लॉजिकल क्वेश्चन भी कर सके, क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग से चीजों को समझ सके। तो पहले आपको यही बताना है प्रबोधन, जिसको ज्ञानोदय भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसका एक ही वर्ड है, एनलाइटनमेंट। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि जब ये प्रबोधन हो रहा था, यानी कि जब लोगों को जगाने का काम किया जा रहा था, जब लोगों में अवेयरनेस फैलाया जा रहा था, तो सोसाइटी में ऐसे वो कौन से लोग थे जिनको फिलोसोफर कहा गया, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया लोगों को जगाने में, लोगों को एजुकेट करने में, लोगों को उनके बारे में उनको ही बताने में, जैसे उनके राइट्स क्या है, इनकी इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, ये जो कॉन्सेप्ट है इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि लोग डिमांड करें, क्वेश्चन करें। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने अपने विचार दिए, अपने आइडियाज दिए, उनको फिलोसोफर कहा जाता है। और फिलोसोफर का मतलब ये होता है जो समाज में यानी कि सोसाइटी में जो सिस्टम अभी एग्जिस्ट करती है, ये उससे खुश नहीं होते और उसमें ये चेंज चाहते हैं, उनको ही फिलोसोफर या दार्शनिक कहा जाता है। और ऐसे एक नहीं अनेक दार्शनिक हुए उस टाइम पे, उनके एक करके मैं आपको नाम बताऊंगा, लेकिन उनमें से दो मेन इंपॉर्टेंट दार्शनिक हुए, एक था होब्स और दूसरा था जॉन लॉक। इन दोनों के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए 14th सेंचुरी में यूरोप के अंदर पुनर्जागरण, दैट मींस रिनेसेंस आ चुका था, और रिनेसेंस के टाइम पे ही ह्यूमैनिटी की बात की जाने लग गई थी। स्टेट और रिलीजन को दोनों को अलग करना है, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, और सोसाइटी में ह्यूमैनिटी की बात करनी है। फिर इसके बाद 16 to 17 सेंचुरी के बीच में साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, इसने सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज ला दिया, यानी कि अब साइंटिफिक तरीके से चीजों को देखा जाने लग गया, और स्टेट के द्वारा अगर कुछ गलत भी किया जाता तो गवर्नमेंट की आलोचना भी करने लग गए थे लोग यहाँ पे। और इसलिए इस काल को प्रबोधन काल कहा जाता है, जब लोग जागरूक हो गए। और 18th सेंचुरी में यूरोप के अंदर कई सारे दार्शनिक यानी फिलोसोफर हुए, जिन्होंने अपने आइडियाज दिए। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बताना इंट्रोडक्शन के अंदर कब क्या हुआ। अब पहले आपको बताना डेफिनेशन कि प्रबोधन का आखिर मतलब क्या होता है, एनलाइटनमेंट का। देखिए ज्ञानोदय या प्रबोधन सेम मतलब है इनका, जागरूक होना, लोगों को अवेयर करना या समझ बढ़ाना, लोगों की ऐसी समझ बढ़ा दी जाए ताकि अज्ञानता से वो बाहर निकल जाए, उनको कोई पागल ना बना सके, जैसे मिडियल पीरियड में हो रहा, ज्ञान की ओर उनको बढ़ाना, और मेंटली वो इतने स्ट्रॉन्ग या डेवलप हो जाए ताकि वो चीजों को समझने लग जाए। व्यक्ति में सुधार हो, व्यक्ति सुधरेगा, समाज में सुधार होगा, यानी सोसाइटी में भी चेंजेस आएगी। तो ये रहा एनलाइटनमेंट की डेफिनेशन या इसका मतलब। सिंपल आपको ये बता देना है, प्रबोधन पीरियड है ये 17 to 18 सेंचुरी के बीच आया था। कहाँ पे? यूरोप में आया था, जिसमें कल्चरल चेंजेस हुए, जिसके वजह से मॉडर्नाइजेशन यानी कि आज का ये जो हम टाइम देखते हैं ये आ पाया, वरना मिडिवल पीरियड ही चल रहा होता अब तक, अगर लोग जगते नहीं, प्रबोधन काल नहीं आता तो, यानी कि एनलाइटनमेंट नहीं आता या रिनेसेंस नहीं आता। इन सब के वजह से ही कंट्रीब्यूशन हुआ सोसाइटी में, और साइंस में, टेक्नोलॉजी में, रिलीजन में और सोशल आइडियाज के अंदर जो नए नए रिफॉर्म्स हुए, जिसके वजह से प्रबोधन दैट मींस एनलाइटनमेंट आ पाया, यानी कि नए नए आइडियाज आ पाए।
पाए। अब इसके बाद आपको बताना है कि जो अलग अलग फिलोसफर हैं, जो विचार हैं प्रबोधन काल के टाइम पे, प्रबोधन काल का मतलब जो 18वीं सेंचुरी के टाइम पे लोगों ने अपने आइडियाज दिए जिनको फिलोसफर कहा जाता है। अब वो कौन कौन है? सबसे पहले इमैनुअल कांट का नाम आता है। इमैनुअल कांट के द्वारा क्या कहा गया? एक मानव स्वतंत्रता के आदान प्रदान का प्रयास मानव बुद्धि को सत्य की खोज करवाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, एनलाइटनमेंट का कंट्रीब्यूशन रहा सोसाइटी के अंदर ह्यूमन के बीच में फ्रीडम का इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, और साथ ही इंटेलेक्चुअल जो पावर है एक इंसान के अंदर, ताकि वो सच्चाई की खोज कर सके। ये इसीलिए जग पाया क्योंकि इस टाइम पे नए नए आइडियाज आए। अब जब तक आपको नहीं पता था कि लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस ये सब होता क्या है, डेमोक्रेसी जैसा कॉन्सेप्ट, जब तक इसकी डिमांड नहीं की गई। लेकिन जब ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट लोगों को समझाया कि आपके ऊपर कोई भी तानाशाही करे ये अधिकार किसने भी नहीं दिया लोगों को, तो आप क्यों किसी राजा की बात को मानने के लिए मजबूर हो? आखिर आपकी लिबर्टी का कोई वॉयलेंस करता है, इक्वलिटी का वॉयलेंस करता है, फिर भी आप कुछ नहीं कहते, ऐसा क्यों? तो लोगों को समझ में आया कि जब आजादी हमें नेचर भगवान ने दी है, तो धरती पर रहने वाले लोग इनकी बात मानने के लिए हम क्यों मजबूर हों? यहाँ से कई सारे डिबेट्स वाले क्वेश्चन किए गए ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए। इसके बाद मॉन्टेस्क्यू आया। मॉन्टेस्क्यू ने अपना एक अलग ही सिद्धांत दे दिया। इसने बोला कि ज्ञानोदय के टाइम पे, यानी जब प्रबोधन काल चल रहा था, उस टाइम पीरियड में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। अगर एक बंदे का हाथ में पूरा पावर दे दोगे तो ये डिक्टेटर बन जाएगा, फिर राजतंत्र आएगी, मोनार्की सिस्टम होगा, और फिर ये राजा अपनी राज चलाएगा। और इसके राज ना चल सके इसलिए शक्तियों को बांट दो, डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया गया। जब सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, यानी कि अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट है उन सभी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना भी रहे और डेमोक्रेसी भी मजबूत हो। और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दुनिया भर के अंदर अमेरिका ने अपनाया, क्योंकि अमेरिका आप सबको पता है 1776 में ही आजाद हो गया था, और 1789 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया। तो अमेरिका ने इसको इंप्लीमेंट किया। फिर आने वाले टाइम में भारत ने भी इसको इंप्लीमेंट किया। आपको पता है कि भारत के अंदर भी सेंटर, स्टेट और लोकल 3 लेवल पे गवर्नमेंट है, और तीनों में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ये कॉन्सेप्ट उस टाइम दिया गया। तो ये जो नए नए कॉन्सेप्ट दिए जा रहे थे, ये नए आइडियाज बनकर निकले, ताकि सोसाइटी में जो प्रबोधन है, दैट मींस जो एनलाइटनमेंट है, ये मजबूत हो सके। और यहीं से मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकता की शुरुआत होती है, क्योंकि इसमें जो बुद्धि फैलाई जा रही थी, जो ज्ञान फैलाया जा रहा था, जो ज्ञान की रोशनी चलाई जा रही थी, इसकी रोशनी इतनी तेज हुई कि आसपास के कंट्रीज के अंदर फैली, पूरा यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक रेवोल्यूशन आ गया, जब लोग एजुकेटेड और अवेयर होने लगे। अब हम ये समझते हैं 18वीं सेंचुरी में यूरोप के जो प्रमुख प्रबुद्ध दार्शनिक हुए वो कौन थे, जिन्होंने अपने विचार दिए। दैट मींस व्यूज ऑफ द लीडिंग एनलाइटेंड फिलोसोफर्स ऑफ द यूरोप इन द 18th सेंचुरी। यहाँ पे है तो ऐसे बहुत सारे, जैसे थॉमस हॉब्स है, लोक, रूसो, वोल्टेयर, डिडरो, मॉन्टेस्क्यू। तो ऐसे ही काफी सारे फिलोसोफर हुए जिन्होंने अपने आइडियाज दिए स्टेट पे, यानी कि राज्य पे, इक्वालिटी पे, जस्टिस, डेमोक्रेसी, आखिर लोगों को कौन कौन से अधिकार दिए जाए, और स्टेट यानी जो गवर्नमेंट है उसके पास कौन कौन से पावर्स हो ताकि मिसयूज भी ना हो। इन सभी टॉपिक की काफी सारी बहस हुई। इसके बाद ऐसे 2 लोग, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, इनको काफी इंपोर्टेंट माना जाता है। इनके जो आइडियाज हुए, इनकी आइडियाज ने उस टाइम पे बहुत डिबेट खड़े किए थे, तो इनको सबसे इंपोर्टेंट ही माना गया। इन सब में इन दोनों को ही हम डिस्कस करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन के आंसर में आपका आंसर पूरा हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे जॉन लॉक के बारे में। शकल देख लीजिए आप, ये इसका फेस है, ये थॉमस हॉब्स है, इसका नाम है ये, और ये एक ब्रिटिश फिलोसोफर था, यानी कि अंग्रेजी दार्शनिक था। ये ब्रिटेन का ही रहने वाला था ये, और 1649 में इंग्लैंड में जो रेवोल्यूशन हुआ था, इसने सामने से उसको देखा था। उसी टाइम पे इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द लेवियाथन, जो कि 1651 में पब्लिश की गई थी। और इस बुक के अंदर हॉब्स के द्वारा इक्वालिटी और लिबर्टी के ऊपर कॉन्सेप्ट दिए गए, आखिर कैसे और क्यों सभी को समानता और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट इसने समझाया। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब जब इंसान प्राकृतिक अवस्था में रह रहा होता है। हॉब्स के ये सारे पॉइंट जानने से पहले हॉब्स ने क्या कहा, एक बार आपको मैं हल्के में समझा देता हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पे अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था, स्टेट ऑफ नेचर। इसको कहा जाता है हिंदी में प्राकृतिक स्थिति। प्राकृतिक स्थिति का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हॉब्स यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं नाम लिख देता हूँ हॉब्स का ताकि आपको समझ में भी आ जाए। हॉब्स यहाँ पे ये कहता है कि एक टाइम था जब इंसान स्टेट ऑफ नेचर यानी कि प्राकृतिक स्थिति में रहा करता था। प्राकृतिक स्थिति का मतलब जब इंसान नेचर में रहता था, जहाँ पे ना ही कोई फैमिली थी, ना ही कोई गवर्नमेंट, ना ही लॉज, ना ही कोई राजा, ना ही कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई कुछ नहीं हुआ करता था। उस कंडीशन में जब लोग रहा करते थे उसी को स्टेट ऑफ नेचर या प्राकृतिक स्थिति कहा जाता था। अब यहाँ पे एक दूसरी कोई फैमिली नहीं है, और ना ही पावर है, ना ही गवर्नमेंट है, और ना ही कोई रूल रेगुलेशन है, और सब लोग आपस में रह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ते चली गई। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों को अब ये डर सताने लग गया कि भाई हम अपने कल के लिए कुछ बचा लेते हैं। तो लोगों ने सोर्सेस इकट्ठा करने लग गए। यहीं से कंपटीशन बढ़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे ताकतवर थे स्टेट ऑफ नेचर की कंडीशन में, तो वो अपने कमजोर को दबाने लग गए। तो यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन बन गई जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर था वो कमजोर को सताने लग गया। अब कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं। अब कोई बंदा किसी का मर्डर भी कर दे तो कोई कुछ बोलने वाला थोड़ी है, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर की कंडीशन। होप्स कहता है कि यहाँ पे अराजकता फैला हुआ था। अराजकता मतलब कोई स्टेट नहीं था। अराजकता अनार्किस्ट का सिंपल मतलब होता है जहाँ पे कोई स्टेट ना हो और कोई रूल और रेगुलेशन ना हो, लोग अपने आप ही रह रहे हैं। तो देखो, इस कंडीशन में कोई भी आएगा मार के चला जाएगा, कोई भी आके छीन के चला जाएगा, कोई भी आके कुछ भी करके चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप सिंपल यूं कह सकते हो कि इस टाइम पे डर का माहौल था, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर में
में डर का माहौल था, लोग डर रहे थे कब कोई किसी को मार दे। डर के माहौल में क्या हुआ, सभी लोगों ने डिसाइड किया, सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम को सही से समझिए, ये डायग्राम भी आप एग्जाम में बना सकते हो। अब क्या होता है कि लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, लोगों को लगता है क्यों ना हम अपने में से किसी एक बंदों को वोट दे। वोट का मतलब होता है सहमति दे दे, तेरे को हमने पावर दिया, हम सभी लोगों ने मिलकर, तेरा काम है हमको प्रोटेक्ट रखना। तो अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, अपनी जो सहमति है, सहमति को ही पावर कहा जाता है। जनता सहमति दे रही है, इसका मतलब पावर दे रही है वो। तो जनता ने पावर दे दिया, किसको दे दिया, एक बंदे को दे दिया। मान लो ये बंदा वो ये रहा, इसके हाथ में तलवार वगैरह दिख रहा है ना, ये वो बंदा है। यही बंदा राजा कहलाया या आप इसको सरकार कह सकते हो। इसका काम था इन लोगों को प्रोटेक्शन देना, जिसने अपनी सहमति, अपनी पावर देकर तेरे को राजा बनाया है। अब इसके बाद इसका काम क्या था, प्रोटेक्शन देयर राइट्स, यानी कि इनको प्रोटेक्ट रखना, लोग सिक्योर फील करें और स्टेट ऑफ नेचर की कंडीशन में जो उनको डर था वो डर फिर से ना रहे उनके अंदर। जो मार्केट की व्यवस्था थी, कोई एक दूसरे को मार के चला जाएगा, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, तो ये कंडीशन से लोगों को बाहर निकालना है। तो अब क्या होता है, स्टेट ऑफ नेचर की कंडीशन से लोग बाहर निकल जाते हैं, एक बाउंड्री यानी कि स्टेट बना दिया जाता है। स्टेट में लोग रहते हैं, लोग अपनी सहमति से एक सरकार बना देते हैं। मान लो इस बंदे को राजा बना देते, अब इस राजा का काम है लोगों को सिक्योर फील करवाना, रूल रेगुलेशन बना के सही से चलाना। तो लोगों ने पावर दिया गवर्नमेंट को, यानी कि एक राजा को, राजतंत्र था यहाँ पे इस टाइम पे, मान लो राजा तो, और इसका काम था लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट रखना। लेकिन हॉब्स यहाँ पे ये कहता है, अगर एक बार लोगों ने राजा बना दिया, अपनी सहमति दे दी, तो लोगों के पास ये राइट्स नहीं है कि वो अब इस राजा को वापिस से हटा दे। लोगों के पास राइट नहीं है ये। इसीलिए अगर राजा, किंग या गवर्नमेंट पावर का मिसयूज करती है, तो लोगों के पास अधिकार नहीं होगा कि वो इसको रिप्लेस कर सके। अगर आपने एक बार सहमति दे दी तो आपने सोच समझ के दी होगी, अब वो राजा जो करेगा वो मानना पड़ेगा। ये होब्स कह रहा है यहाँ पे। इसको कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक समझौता। जब समाज यानी सोसाइटी ने डर के यानी फियर के वजह से, ताकि उन पे कोई अटैक ना कर दे, जो मारकाट की व्यवस्था चल रही थी स्टेट ऑफ नेचर में, उससे ही निकलने के लिए एक बंदे को अपनी शक्ति दे दी, एक राजा को अपनी पावर सौंप दी, अपनी सहमति दे दी। इसी को कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सोसाइटी ने मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया राजा के साथ कि देख राजा, तेरा काम है हमें सिक्योर रखना, सिक्योरिटी देना। इसको ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे राजा का काम है लोगों को सिक्योर फील करवाना। अब देखिए यहाँ पे हॉब्स ने कह तो दिया भाई कि ठीक है, राजा को हटा नहीं सकते, चाहे राजा जो मर्जी कर ले। वोट देने टाइम क्यों नहीं सोचा था कि राजा गलत हो भी सकता है। देखो उस टाइम थोड़ी पता होता है, वो तो 1-2 साल बाद पता चलता है कि राजा हमारे लायक है या भी नहीं है। लेकिन हॉब्स ने लोगों को रिवोल्ट करने का या राजा को रिप्लेस करने का अधिकार नहीं दिया। हाँ, लेकिन स्टेट बनाना, लोगों को राइट्स देना, लोगों को सिक्योर फील करवाना, ये सारी बात सबसे पहले हॉब्स ने ही की, ताकि लोग स्टेट ऑफ नेचर से निकलकर, प्राकृतिक स्थिति से निकलकर एक प्रॉपर स्टेट में रहने लग जाए, जहाँ पे रूल और रेगुलेशन हो और एक राजा भी हो, एक स्टेट भी हो। ये बात सबसे पहले हॉब्स ने ही की। तो आपको समझ में आ गया हॉब्स ने क्या कहा है। अब यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ, ये आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक समझौता की बात कही, जिसके अंदर इसने सरकार बनाया ताकि समाज मिलकर आपस में सारी सहमति दे दे अपनी लोगों को। जो स्टेट ऑफ नेचर की कंडीशन थी वो काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी डिफिकल्ट लाइफ था उसके अंदर लोगों का, जब लोग इनसिक्योर फील कर रहे थे, एक दूसरे से डर के माहौल में रह रहे थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, जो ताकतवर होगा आपसे छीन ले जाएगा, आपको मार भी देगा, वो कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं, कोई कानून पुलिस वगैरह तो है नहीं। तो लोगों ने मिलकर ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि स्टेट या गवर्नमेंट बने और पुलिस या राजा मिलकर आपस में लोगों को सिक्योर फील करवाए। तो ये हो गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कही हॉब्स ने। इसके बाद पूर्ण अधिकार का औचित्य, जस्टिफिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट अथॉरिटी। देखिए अभी आपको मैंने बताया हॉब्स ने क्या किया, जो अराजकता है उसको रोकने के लिए राजा बनाया, यानी एक शक्तिशाली सरकार बना दी, लोगों ने अपनी सहमति दे दी है। अब वो सेंट्रलाइज है, यानी कि सारी पावर जो है इसी राजा के पास है। इस राजा को कोई हटा नहीं सकता भाई। राजा को जनता ने शक्ति सौंपी है, जनता भी नहीं हटा सकती। जनता ने तो अपनी परमिशन से इसको बनाया ना, इसलिए पावर सेंट्रलाइज है, यानी कि सारी पावर उस एक राजा के पास है। इसलिए कहा जाता है हॉब्स ने एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी कि कह सकते हो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की बात कर दी इसने। भाई क्यों नहीं हटा सकते, गलत काम करे तो हटा भी सकते हैं, लेकिन नहीं, हॉब्स ने हटाने से मना कर दिया। नेक्स्ट, व्यक्तिगत अधिकार और दायित्व, दैट मींस इंडिविजुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। हॉब्स के जो आइडियाज है, इससे डिबेट शुरू हो गया उस टाइम कि किसी व्यक्ति के अधिकार और राज्य के प्रति उसकी जिम्मेदारी, इसके बीच में कैसे संतुलन बनाया जाए, कैसे बैलेंस बनाया जाए। लोगों को हम कौन कौन से राइट्स दे, स्टेट यानी गवर्नमेंट को हम कितनी पावर्स दे, ताकि स्टेट उन पावर्स का मिसयूज करके लोगों के राइट्स का वॉयलेंस ना कर सके। बैलेंस बनाने की बात यहीं से सबसे पहले हुई। हॉब्स ने ही राइट्स, पावर्स, इनके बीच में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे यही बात की गई कि इंडिविजुअल हर एक पर्सन को कितनी लिबर्टी दी जाए और सरकार के पास कौन कौन सी पावर्स हो। तो ये इन सारी बातों पर डिस्कशन यहीं से स्टार्ट हुआ सबसे पहले, हॉब्स ने ही की। और इसको ही पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा भी जाता है, इसको ही मेन कह सकते हो पॉलिटिक्स कहा जाता है। पॉलिटिक्स या राजनीति में हम यही स्टडी करते हैं कि एक व्यक्ति यानी कि एक पर्सन को कितनी लिबर्टी दी जाए और स्टेट को कितनी पावर दी जाए। मेन यही डिस्कशन किया जाता है पूरे पॉलिटिक्स के अंदर। आज तक यही डिबेट चला आ रहा है। तो डिबेट का भी इशू यही, अगर हम ज्यादा पावर दे देंगे स्टेट को, लोगों की लिबर्टी खतरे में डाल देगा। लोगों को इतनी भी लिबर्टी मत दो कि भाई वो स्टेट यानी गवर्नमेंट पे हावी हो जाए, छाती उछाड़ के नाचने लग जाए, लोग भी अपनी लिबर्टी का मिसयूज ना करने लग जाए। तो दोनों पे ही बैलेंस बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या, राजनीतिक विचारों का प्रभाव यानी कि इंपैक्ट ऑफ पॉलिटिकल व्यूज। देखिए हॉब्स के जो आइडियाज हैं, इसने मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर डिबेट शुरू करवा दिया। क्योंकि रूलिंग सिस्टम क्या हो, आखिर शासन कैसे किया जाए, समाज के बारे में जो नई नई चर्चाएं हैं, हॉब्स
के आइडियाज ने जन्म दे दिया इनको। सरकार की भूमिका क्या होगी, सरकार की बात लोग क्यों माने, सरकार कौन है जिसकी बात हम माने, ऐसी बातों पे चर्चा की जाने लग गई इस टाइम पे। जाहिर सी बात है लॉजिकल चीजें अब यहाँ से उठने स्टार्ट हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे। सामाजिक संरचना पर प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर। होब्स के जो आइडियाज हैं यानी कि सोसाइटी में जो अराजकता है, अराजकता मतलब स्टेट का ना होना, रूल्स वगैरह का ना होना, एक दूसरे से लोगों को खतरा होना, ये जो अराजकता है दैट मीन ये जो सोशल अनार्की है, इसको रोकने के लिए ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट करवाता है होब्स। बस ये एज्यूम करता है, एक मान लो एजम्पशन है, एक सपना, एक ड्रीम देख रहा है कि भाई इस तरीके से हुआ, लोग इस तरीके से प्रकृति या नेचर से निकलकर सभ्य समाज में आते हैं। जो स्टेट ऑफ नेचर वाली कंडीशन मैंने आपको बताया, ये समाज सभ्य नहीं था, यहाँ के लोग सिविलाइज नहीं थे, असभ्य थे, इसलिए इसको स्टेट ऑफ नेचर या प्रकृति की कंडीशन में कहा जाता है कि लोग जो प्रकृति में रह रहे थे बिना नियम कानून के। तो इसी अराजकता को रोकने के लिए ही स्टेट को बनाया गया और स्टेट को लेजिटिमेसी या स्टेट को जो लीगलिटी है ये लोगों ने दी अपनी परमिशन देकर। तो ये तो बात होब्स की हो गई। लेकिन अब इसके बाद अपने आइडियाज देता है जॉन लॉक। ध्यान रखना, यहाँ से जैसे ही होब्स ने अपनी आइडियाज दी थी, एक नई आइडियोलॉजी निकल के आई थी जिसका नाम था लिबरलिज्म, उदारवाद। उदारवाद की बात सबसे पहले होब्स ने की, लेकिन फादर जॉन लॉक कहलाता है। अब जॉन लॉक फादर क्यों कहलाता है उदारवाद यानी लिबरलिज्म का, अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहले हम समझते हैं ये जॉन लॉक कौन है। अब इसका फेस देख लीजिए, ये जॉन लॉक है। इसका भी जन्म इंग्लैंड में ही होता है। जब इसका जन्म हुआ उस टाइम से ठीक 10 साल बाद इंग्लैंड के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था, पावर्स को लेकर, राजा के डिक्टेटरशिप को लेकर, कि राजा इतनी तानाशाही ना कर सके। और यहीं पे संसद यानी कि पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन की, उसके बाउंडेशन में राजा रहे, मन मर्जी से कुछ ना करे। तो ये सारी बात यहाँ पे चल रही थी। इसलिए गौरवशाली या ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है ब्रिटेन के अंदर, ताकि राजा को पार्लियामेंट के बाउंडेशन में लाया जा सके, मन मर्जी उसकी खत्म कर दी जा सके। और यहीं से जॉन लॉक ने अभिव्यक्ति यानी कि राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, अपने आइडियाज और लिबर्टी के ऊपर इसने अपने विचार दिए। डेमोक्रेसी इससे मजबूत हुआ क्योंकि कट्टर समर्थक था, बहुत बड़ा सपोर्टर था जॉन लॉक डेमोक्रेसी का। अब जॉन लॉक क्या कहता है, जॉन लॉक की बात सही से समझना। होब्स की तरह इसने भी कहा, क्योंकि जॉन लॉक होब्स से कुछ बातों में थोड़ा सा अलग था, इसलिए इसको लिबरलिज्म का फादर कहा जाता। अब ये अलग क्यों था, चलिए समझाता हूँ। देखिए जॉन लॉक भी कहता है कि जैसे होब्स ने कहा है ना स्टेट ऑफ नेचर की कंडीशन थी पहले, यहाँ पे लोग जब रह रहे थे, यहाँ पे लॉक भी कहता है कि हाँ स्टेट ऑफ नेचर की कंडीशन थी जब कोई नियम कानून नहीं था, जब लोग रह रहे थे अपने आप ही रह रहे थे, बट लोगों को खतरा था एक दूसरे से। तो लोग इकट्ठे हुए एक जगह पे और लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और आपस में मिलकर एक राजा को बना दिया। राजा का काम था लोगों को सिक्योरिटी देना, और इस तरीके से लोगों ने अपनी पावर राजा को दी और राजा का काम था लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट रखना। अब राइट्स कौन से हैं, जॉन लॉक यहाँ पे कहता है कि प्रकृति यानी कि नेचर ने लोगों को 3 राइट्स दिए हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। संपत्ति मतलब जो आपकी बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो हमारी संपत्ति है भाई, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये 3 राइट्स हैं जिसको नेचुरल राइट्स या प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। ये राइट्स जनता के हैं, तो जनता के इन राइट्स को प्रोटेक्ट रखने के लिए ही जनता ने सरकार को बनाया है, यानी कि अपनी सहमति दी है, परमिशन दी है। तो ये हो जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको ही सामाजिक समझौता कहते हैं। लेकिन जैसे होब्स ने कहा था कि अगर गवर्नमेंट मिसयूज करती है पावर का, जनता के राइट्स का वॉयलेंस करती है, या जो जनता के नेचुरल राइट्स हैं इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को, तो जनता के पास ये राइट होना चाहिए। जनता के पास ये राइट भी है कि वो रिप्लेस कर सके इस गवर्नमेंट को या इस राजा को जो जनता के राइट्स का वॉयलेंस कर रही है। अब आया आपको समझ में, होब्स ने ये राइट लोगों को नहीं दिया, बट जॉन लॉक ने ये राइट लोगों को दिया। ऐसे ही टाइम टू टाइम जितने भी आगे आने वाले रहे फिलोसफर, अपने पहले वाले फिलोसफर की जो कमियां थी उन सबको वो रिफॉर्म करते चले गए और नए नए आइडियाज देते चले गए। जैसे होब्स के बाद लॉक आया तो लॉक ने होब्स की कमियां में सुधार करी और उसने बता दिया हाँ भाई लोगों को राइट्स तो होना चाहिए। अब एक बार सहमति दे देने से थोड़ी ना वो राजा सही भी चुना जा सकता है, क्या पता कुछ सालों के बाद वो अपने रंग दिखा दे और लोगों पर अत्याचार करने लग जाए। लोगों के पास अधिकार होना चाहिए कि वो उस राजा को हटा दे और नया राजा बिठा दे, और ये अधिकार लोगों के पास होना चाहिए। तो ये कहा जॉन लॉक ने। तो जॉन लॉक की क्या फिलोसफी है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। जॉन लॉक कहता है कि सरकार की जो शक्तियां हैं वो कानून से बंधी होनी चाहिए। होब्स की तरह नहीं एब्सोल्यूट पावर दे दो। होब्स ने क्या कहा था कि नहीं सब कुछ दे दो भाई, राजा के पास सब कुछ है। अब राजा एक बार बन गया तो उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता भाई, जो मन चाहे राजा वो कर सकता है। बट जॉन लॉक कहता है कि नहीं, सरकार की शक्तियां कानून से सीमित होनी चाहिए, यानी कि लिमिटेड होनी चाहिए, बाउंडेशन होनी चाहिए, कानून के दायरे में होनी चाहिए, ताकि वो अत्याचार ना कर सके, उसके अत्याचार को रोका जा सके, बैलेंस ऑफ पावर रहे और सरकार पे भी कंट्रोल बना रहे, यानी कि राज्य पे भी कंट्रोल बना रहे, वो इतना भी ताकतवर ना हो जाए कि लोगों के लिए खतरा बन जाए। इसने लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करी है, लिमिटेड पावर की बात करी है। नेक्स्ट, प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक अनुबंध, नेचुरल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अभी आपको मैंने बताया कि जॉन लॉक ने कहा है हर व्यक्ति को नेचुरल राइट्स मिले हुए हैं, जैसे कि जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। ये 3 राइट जो है ये नेचुरल राइट है, प्राकृतिक अधिकार है। तो जॉन लॉक के अकॉर्डिंग जनता ने जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, सिर्फ जॉन लॉक भी एक एज्यूम कर रहा है, ध्यान रखना, मान रहा है कि जनता ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सामाजिक समझौता कर लिया और राजा को सहमति दे दी कि तेरा काम है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट रखना। तो जनता ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया ताकि उसके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके राजा के द्वारा। तो यह विचार लोकतंत्र की ओर जाता है, क्योंकि जनता अपनी सहमति दे रही है और जिसको वो राजा बना रही है वो जनता के लिए काम करे, और जनता को अधिकार और राजा को हटाने का भी, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की ही आइडियाज है। तो यहाँ से सरकार, शासन, सहमति, वैधता यानी लेजिटिमेसी और डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी के आइडियाज निकल कर आए। तो कहीं ना कहीं इसमें जॉन लॉक का भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इसके बाद क्या, लोकतांत्रिक पहलुओं पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट, लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा मिला। देखो डेमोक्रेसी को प्रमोशन मिला। और यहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव की बात है, जनता ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया ना कि हम में से कोई एक बंदा राजा बनेगा जो हमें रिप्रेजेंट करेगा। तो यहीं से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात की गई, जो आज भी चला आ रहा है। जब हम नेताओं को चुनाव करते हैं, वही नेता हम पे शासन करते हैं, तो इसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। जिस बंदे को हमने चुना है वो हमें पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट करता है। तो जो अत्याचारी शासन है, यानी जो टायरेनिकल रूल है, उसको खत्म करने की बात कही। और अगर ज्यादा अत्याचार करता है, कोई ज्यादा ऑप्रेस करता है, तो उसको हटाने की बात कही जॉन लॉक ने। अमेरिका, फ्रांस, आगे चलकर जो यहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिका में 1776 में रेवोल्यूशन हुआ आजादी के लिए, और फ्रांस में 1789 में रेवोल्यूशन हुआ आजादी के लिए। तो यहाँ के जो लोग थे वो जॉन लॉक के आइडियाज से काफी इंस्पायर्ड हुए, तब जाके ये रेवोल्यूशन हुआ। और आगे चले कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाए गए, संविधान भी बनाए गए। तो इन सभी फिलोसोफर के विचारों को ध्यान में रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सहिष्णुता और धार्मिक सुंदरता, टॉलरेंस एंड रिलीजियस फ्रीडम। देखिए जॉन लॉक यहाँ पे क्या कहता है कि रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए। देखिए हमें अपने धर्म को सर्वोच्च कहना और दूसरे धर्म को नीचा कहना, धर्म खराब है, हमारा धर्म ही सही है, ये तो गलत बात। हमें अपने धर्म के साथ सभी धर्मों का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। चर्च और स्टेट, दैट मीन्स रिलीजन और स्टेट को अलग अलग कर दो, अलग करे बिना काम नहीं चलेगा, यहाँ पे जॉन लॉक ने भी कहा। और रिलीजियस लिबर्टी सबको देना चाहिए। स्टेट का कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म का होना चाहिए, यानी कि स्टेट किसी एक रिलीजन को नहीं बल्कि हर एक रिलीजन को इक्वल मानते हुए सभी को एक साथ प्रोटेक्शन दे, ना कि एक रिलीजन को ही सिर्फ वो प्रोटेक्ट करे, प्रमोट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहीं से सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, जो कि जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि प्रबोधन यानी कि ज्ञानोदय समाज के अंदर एक क्रांति लेकर आता है, जो कि स्पिरिचुअलिटी के साथ मेंटली डेवलपमेंट होता है लोगों का। और 18वीं सेंचुरी में जो यूरोपियन फिलोसोफर रहे, होब्स, वोल्टेयर, रूसो, जॉन लॉक, इन्होंने अज्ञानता का पर्दा हटा दिया लोगों की आंखों से, और धर्म पागल बना रहा था लोगों को। अब तक अंधविश्वास जो फैला हुआ था, लोग इससे काफी जागरूक हो चुके थे, ज्ञान, विचार और विवेक उनका जाग चुका था, जिससे समाज में सुधार हुए, यानी कि सोशल रिफॉर्म हुए। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोपियन साहित्य की प्रमुख उपलब्धियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, यानी कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ यूरोपियन लिटरेचर इन 17th to 18th सेंचुरी। आपको इस पूरे क्वेश्चन में यही बताना है कि जो प्रबोधन यानी कि जो एनलाइटनमेंट आया, ज्ञान का उदय हुआ, लोगों में अवेयरनेस आई, तो वो कैसे आ गई? क्या ऊपर से भगवान ने ज्ञान की, नॉलेज की बारिश कर दी, या किसी ने लोगों को चूरन चटा दिया, लो भाई चूरन खा लेना ज्ञान आ जाएगा? ऐसा तो हुआ नहीं। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कुछ ऐसे फिलोसफर हुए, कुछ ऐसे विचारक हुए जो काफी एजुकेटेड थे, जिनके बारे में अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा, जिन्होंने अपने थॉट्स दिए सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिक्स, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी के ऊपर। सेम इसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज में 17 to 18 सेंचुरी, दैट मीन 1600 से लेकर 1700 के बीच में, इन 100 सालों के बीच में कई सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपनी एक बुक्स लिखी, और इसी बुक्स को प्रिंट करके आगे कई एरियाज में स्प्रेड किया गया। और यहीं से ह्यूमैनिटी का, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स का, सोशल चेंजेस का जो आइडियाज है, ये लोगों तक फैलता चला गया। तो ये लिटरेचर, इसका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा प्रबोधन में, यानी कि ज्ञान के उदय में, या एनलाइटनमेंट में काफी बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा। अभी हम यही देखेंगे कि इन्होंने अपनी बुक्स निकाली, बुक्स के द्वारा लोगों में नॉलेज फैलाई। अब बुक्स तभी प्रिंट हो सकती है जब प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन हो गया हो। तो इस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस का भी इनोवेशन हुआ। कैसे? चलिए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि करके हम। प्रारंभिक आधुनिक काल, यानी कि जो अर्ली मॉडर्न पीरियड है, जिसको 15 to 18 सेंचुरी के आसपास माना जाता है, इनमें कई सारे नए नए लिटरेचर यानी कि बुक्स वगैरह पब्लिश किए गए। और ये सारे बुक्स सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस के ऊपर बेस्ड, जिसने सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन ला दी। और इसके अंदर कला, संगीत, साहित्य यानी कि आर्ट, म्यूजिक, कई सारी ऐसी चीजें शामिल की गई थी, जिसने सोसाइटी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे चेंज लेकर आए। अब इसमें वो सारे कौन कौन से लोग शामिल है जिन्होंने अपने आइडियाज दिए? तो इनमें दांते से लेके शेक्सपियर तक, इन सभी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसमें सबसे पहला बंदा है दांते। दांते एक बंदे का नाम है जो कि इटली का था। इटली में इसने ज्ञान उदय लाने में, प्रबोधन लाने में, या रिनेसेंस, दैट मींस जो पुनर्जागरण है, इसको लाने में इटली में सबसे बड़ा योगदान दांते का ही था। आप यूं कह सकते हो कि पुनर्जागरण का या ज्ञान उदय यानी कि एनलाइटनमेंट का जो फादर है, ये दांते को ही कहा जाता है, क्योंकि इसने कई सारे ऐसे लिटरेचर निकाले। जो इसका फर्स्ट लिटरेचर था वो था द डिवाइन कॉमेडी, और इसके अंदर नई नई आइडियाज को लोगों में इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद वोक्सियो के द्वारा रिनेसेंस के ऊपर अपने आइडियोलॉजी, अपने आइडियाज दिए गए। इसके बाद मैकियावेली है, मैकियावेली ने अपनी बुक्स निकाली, द प्रिंस, और इस बुक के अंदर बताया कि कैसे पॉलिटिक्स के अंदर मोरलिटी का कोई भी प्लेस नहीं होता। दैट मीन्स एक राजा नैतिकता के आधार पे कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। अगर उसको आगे बढ़ना है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मोरलिटी के राह पे भी चले। अपने स्टेट को पावरफुल बनाने के लिए अगर एक राजा छल कपट कर रहा है, धोखाधड़ी भी कर रहा है, तो वो भी जायज है, तो वो भी सही है। ये कहता है मैकियावेली अपनी बुक द प्रिंस के अंदर। तो ऐसे ऐसे आइडियाज दिए गए। इसके बाद मिल्टन, ये जो मिल्टन, ये भी एक ब्रिटिश पोएट था। इसने रिलीजन की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो रिलीजन काफी कट्टर था, इसके ऊपर इसने काफी विचार दिए कि कैसे हमें लिबरल होना है, और इसने अपनी फिलोसफी दी
थी 17th सेंचुरी में, और इसका कंट्रीब्यूशन रहा सोसाइटी के अंदर सोशल रिफॉर्म लाने में। एंड इसके बाद काफी फेमस एक इंग्लिश पोएट है, आपने क्लासेस वगैरह जब 9th 11th 12th में थे उस टाइम इनके बारे में सुना होगा, इसका नाम है शेक्सपियर। इन्होंने अपने आइडियाज दिए हैं और इन्होंने कविताओं के माध्यम से कंटेम्प्रेरी जो हमारी सोसाइटी थी उसमें रिफॉर्म की बात करी है और ह्यूमन बिहेवियर को समझने में इन्होंने हेल्प करी है। तो इनका भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। तो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने लिटरेचर के द्वारा सोसाइटी में चेंजेस लाई। अब एक एक करके हम बात करते हैं इन लिटरेचर का क्या अचीवमेंट रहा सोसाइटी में। तो पहला पॉइंट है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। अब देखिए, लोगों को आइडियाज और लोगों तक पहुंचाना था। अब इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस एक नीड बन गई थी। तो यहीं से लिटरेचर को प्रिंट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई। जर्मनी के गुटेनबर्ग के द्वारा 1556 में पहली बार बाइबल पब्लिश की गई थी, यानी प्रिंट की गई थी। और इसके बाद इन लोगों के द्वारा भी अपनी अपनी जो आइडियाज हैं बुक्स के द्वारा उसको दुनिया भर के देशों के अंदर फैलाया गया। इवन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पूरा गढ़ बन गया, जिससे कि लोगों के जो आइडियाज हैं वो और लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इस वजह से ही हो पाया क्योंकि अब लोगों को अपने विचार और लोगों तक पहुंचाना था। एक दर्द था इनके पास जिसका सोल्यूशन इन्होंने ढूंढ निकाला प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन करके। सेकंड पॉइंट क्या है? शिक्षा के साधन का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ एजुकेशन। अगर प्रचार प्रसार हो रहा है तो लोग भी लिटरेट होंगे, दैट मीन्स लोग भी पढ़े लिखेंगे, समझेंगे चीजों को। तो कई सारे स्कूल्स कॉलेज वगैरह खोले गए, हायर एजुकेशन को प्रमोट किया गया। तो एजुकेशन के साथ साथ लिटरेचर को भी काफी यहाँ पे प्रमोशन मिला। नेक्स्ट क्या? नए पाठ्यक्रम की व्यवस्था, न्यू करिकुलम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब ये कहा गया कि मेडिएवल पीरियड में जो सेक्युलरिज्म का पार्ट नहीं पढ़ाया गया था, स्टेट रिलीजन जो एक हुआ करता था, वैसा नहीं होना चाहिए अब। इसलिए शुरुआत से स्कूल्स के अंदर सेक्युलरिज्म का पार्ट पढ़ाया गया, जिसमें लिटरेचर, फिलोसफी, हिस्ट्री, इन जैसे सब्जेक्ट को तो पढ़ाना ही है, साथ ही साथ सेक्युलरिज्म भी पढ़ाना है, ताकि लोगों के अंदर क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग जो है, यानी कि चीजों को वो एज इट इज मान ना ले, वो क्वेश्चन भी करें, सही क्या है गलत क्या है वो समझ सके और वो अपने अनुभव से भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। तो इस तरीके से करिकुलम तैयार किया गया स्कूल्स कॉलेज वगैरह के अंदर। नेक्स्ट क्या? नई साहित्यिक और सांस्कृतिक चरण का उद्भव हुआ, यानी कि इमर्जेंस ऑफ न्यू लिटरेरी एंड कल्चरल फेसेस। इस टाइम पे डिवाइन नाम का एक बंदा हुआ जिसने यूरोपियन कंट्रीज के अंदर रेनेसांस को काफी प्रमोट किया और इसने एक बुक लिखी डिवाइन ने, जिस बुक का नाम था पैराडाइज लॉस्ट। और पैराडाइज लॉस्ट बुक के अंदर इसने ईश्वर, शैतान, मनुष्य के बीच संघर्ष, इनके बीच जो क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसे ऐसे आइडियाज दिए जिससे कि जो कल्चरल डेवलपमेंट है लोगों का वो हो पाया और सोसाइटी में कई सारे चेंजेस भी आए। तो इन सब ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और जिसके वजह से ये सारी अचीवमेंट्स हुई सोसाइटी में इन लिटरेचर्स के आ जाने के बाद। अब नेक्स्ट पॉइंट में आलोचना करनी है आपको, यानी कि क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको। क्वेश्चन में कहा गया है यानी कि लिटरेचर के आ जाने से क्या क्या कमियां हैं, इसकी क्या बुराइयां हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सेंसरशिप का बढ़ जाना। गवर्नमेंट को यानी राजा को या चर्च के फादर को अब यही लगा कि प्रिंटिंग प्रेस आ गई है, राजा के खिलाफ में या रिलीजन के खिलाफ में, अगेंस्ट में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा प्रिंट करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो जब लगता है राजा को कि भाई नहीं ये तो हमारे लिए खतरा हो सकता है, राजा क्या करते हैं? उस पर रोक लगा देते हैं। इसको सेंसरशिप कहा जाता है। अब राजा के बिना परमिशन के कोई चीज प्रिंट नहीं हो सकती। कई यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लोगों के आइडियाज को इस तरीके से रोका गया। नेक्स्ट क्या? सीमित शिक्षा, यानी कि लिमिटेड एजुकेशन। ये बहुत बड़ी कमी थी उस टाइम पे। देखिए सभी लोग एजुकेटेड थे ही नहीं, और जो एजुकेटेड थे सिर्फ वही नॉलेज ले पा रहे थे। और प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रिंट हो रहा था ये वहीं तक पहुंच पा रहा था जो एजुकेटेड लोग हैं। तो अब गरीब लोगों के पास खाने को खाना है नहीं, अब वो बुक्स कहां से पढ़ेंगे भाई। तो अमीर और जो एजुकेटेड लोग थे वहीं तक ये एजुकेशन लिमिटेड रह चुका था। तो इसकी ये कमियां भी है, बट आगे चल के ये और लोगों तक भी पहुंचा, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्या? धार्मिक और पारंपरिक मूल्यों के समर्थकों में असंतोष, यानी कि डिससैटिस्फैक्शन अमंग सपोर्टर्स ऑफ रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। देखिए कई सारे ऐसे लोग थे जो ट्रेडिशन चला आ रहा था वो वही फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसे न्यू करिकुलम आया एजुकेशन के अंदर जिसमें ये कहा गया कि हमें सेक्युलरिज्म का पार्ट पढ़ाना है लोगों को, रिलीजन को स्टेट यानी कि पॉलिटिक्स से अलग कर देना है, ये एक नया आइडियाज था। लेकिन जो ट्रेडिशन फॉलो करते हुए आ रहे थे जिसमें रिलीजन और स्टेट दोनों आपस में जुड़े हुए थे, और राजा धर्म को फॉलो करता था, धर्म के अकॉर्डिंग सारा काम करता था, तो ऐसे लोग काफी डिससेटिस्फाइड हो गए इससे कि नहीं अचानक से कैसे रिलीजन को भाई स्टेट से अलग कर रहे हो। तो उन्होंने काफी इसका अपोज किया, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्या है? वैचारिक और सांस्कृतिक संघर्ष हुए, यानी कि आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी हुए। यानी कि सोसाइटी के अंदर जो आइडियोलॉजिकल रूप से जो नए नए आइडियाज आ रहे थे और जो कल्चरल चेंजेस होते हैं, कल्चरल का मतलब होता है कि खान पान, रहन सहन और आपके सोचने के तरीके में चेंजेस आ जाना। ये जो कल्चरल चेंजेस जो हो रहे थे इसमें लिटरेचर का ही काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन कई जगह पे ऐसा भी देखा गया कि इनको दबाया गया ताकि लोग जागरूक ना हो, इस आंदोलन को और दबाया दिया जाए। बट इसके बावजूद भी ये लिटरेचर सोर्सेस काफी आगे बढ़े। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि उपन्यास यानी कि कई सारे ऐसे नॉवेल्स हुए जिन्होंने लिटरेरी में यानी कि साहित्य में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, जिसका सोसाइटी पे डीप इम्पैक्ट भी पड़ता है और चेंजेस भी आता है। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक बदलावों ने बारोक से रोकोको शैलियों में संक्रमण को कैसे प्रभावित किया? बारोक से न्यू क्लासिकल तक कलात्मक शैलियों की प्रगति में संरक्षण के महत्व पर चर्चा करें, यानी कि हाउ डिड कल्चरल चेंजेस इन्फ्लुएंस
explains the transitions from Baroque to Rococo style, discuss the importance of portraits in the progressions of the artistic styles from Baroque to New Classical। आपको इस पूरे क्वेश्चन में दो चीज बताना है। सबसे पहले कई कल्चरल चेंजेस हुए यूरोपियन कंट्रीज में और उन कल्चरल चेंजेस में अलग अलग स्टाइल्स देखे गए आर्ट के। आर्ट मतलब जो हम पेंटिंग बनाते हैं, हम पिक्चर्स बनाते हैं, इमेजेस बनाते हैं, या हम कोई भव्य भवन बनाते हैं, मोन्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो उनको बनाने के अलग अलग स्टाइल्स थे, या आप यूं कह लो अलग अलग आर्ट। उस आर्ट के अलग अलग नाम है, जैसे बारोक आर्ट, रोकोको आर्ट, ये दो यहाँ पे हो गए। इसके बाद क्लासिकल आर्ट या न्यू क्लासिकल आर्ट, तो ये कुछ 4 आर्ट के नाम है। इन सारे आर्ट के बारे में आपको बताना है कि इनमें क्या क्या यूज किया जाता था और इनका क्या इंपॉर्टेंस था यूरोपीय कल्चर में। तो इंट्रोडक्शन में आपको यही बताना है कि जितने भी आर्ट हैं, जैसे कि बारोक काल का मतलब मान लो इस टाइम पीरियड से लेकर इस पूरे टाइम पीरियड तक जिस स्टाइल या जिस आर्ट का यूज किया गया उसका नाम था बारोक, इसलिए इस पूरे टाइम पीरियड को बारोक काल के नाम से जाना गया। अब ये टाइम पीरियड कौन सा था ये भी हम आगे देखेंगे। इंट्रोडक्शन आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि बारोक पीरियड से लेकर न्यू क्लासिकल पीरियड तक यूरोपियन आर्ट में काफी डेवलपमेंट हुआ और बारोक काल में तो रिलीजन्स पे, ड्रामा पे काफी चीजें यहाँ पे निकाली गई, काफी प्रिंट किए गए, काफी इमेजेस बनाए गए। इस आर्ट के एग्जाम्पल को आप इस इमेज में भी देख सकते हो। इस टाइप के आर्ट बनाए जाते थे बारोक और रोकोको काल में। देखो रोकोको जो टाइम पीरियड था इसमें हल्कापन काफी यूज किया गया था पिक्चर्स या पेंटिंग्स बनाने में, और आगे चल के जो न्यू क्लासिकल एज आया उसमें प्राचीन एंशिएंट टाइम के जो ग्रीक और रोमन वैल्यूज थे उनको वापस लाया गया मॉडर्न टाइम में। तो इस तरीके से इन कलाओं का यूज किया गया। अब इन आर्ट में क्या क्या किया गया तो मैं ये बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने 4 आर्ट की बात करी है। पहला आर्ट है बारोक काल। जो बारोक काल है ये 1600 से 1750 के बीच में चल रहा था। इसके बाद रोकोको टाइम पीरियड आता है। जब रोकोको आर्ट का यूज किया जाता है तो वो 1730 से 1770 तक ये टाइम पीरियड है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो टाइम पीरियड आपको इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। इसके बाद क्लासिकल काल जो कि 1775 से 1825 तक चलता है, और इसके बाद न्यू क्लासिकल काल जिसको 18th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक माना जाता है। और ये चारों अपने अपने टाइम पीरियड के अंदर काफी यूज किए जाते थे। अब एक एक करके इन चारों के बारे में हम डेफिनेशन जान लेते हैं। जैसे बारोक काल है, एक कला का काल है ये, जो कि 17 से 18 सेंचुरी के बीच यूरोप के अंदर काफी इनका यूज किया गया। अब इसमें होता क्या था, इसके अंदर ना भव्य, काफी मतलब मास्टरपीस, ग्रैंडियर, दैट मींस एक नाटक था, यानी कि एक भव्य जो लोगों को काफी अट्रैक्ट करे। नाटक वगैरह किया जाता था इसमें, नाटक ड्रामा वगैरह होता है ना, वैसे रिलीजियस सेंटीमेंट को ध्यान रखते हुए कई सारे इमेजेस बनाए जाते थे। बारोक कला का विकास इस वजह से होता है। यहाँ देखिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं प्लीज यहाँ पे देखते चले, एक ही टाइम पे दोनों चीज को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आपको दोनों ही समझा रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम यहाँ पे जो लिखा है मैंने हिंदी में, वही सेम इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, रोकोको काल। जो रोकोको पीरियड है ये भी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ही एक आर्ट बनकर आया, और ये बारोक आर्ट के बाद आया। यानी जो पहले देखा हमने बारोक आर्ट, इस आर्ट के बाद रोकोको आर्ट आता है। और इसके अंदर क्या होता है, हल्के कलर का यूज किया जाता है, हल्केपन का यूज किया जाता है, और भव्यता के साथ इसको बनाया जाता है। नए रंग, आकार, यानी कि अलग अलग शेप इसमें बनाना, अद्भुत डिजाइन बनाना इसके अंदर, और इसमें छोटी छोटी बारीकियां से चीजों को बनाया जाता है ताकि वो देखने में थोड़ा सा नेचुरली लगे, है ना, ज्यादा ये मतलब आर्टिफिशियल ना लगे। तो इस तरीके से बनाया जाता है रोकोको आर्ट में। नेक्स्ट है क्लासिकल आर्ट, दैट मींस क्लासिकल पीरियड के दौरान जो क्लासिकल चीजें यूज की गई, जैसे म्यूजिक का यूज किया जाना, एंड इस टाइम पे काफी सादगी चीजों का यूज किया गया जो समरूपता भी लगे, लॉजिकल बातों का यूज किया जाना, एंड म्यूजिक के अंदर ऐसे चीजों का यूज करना, ऐसे लाइंस का, ऐसे लिरिक्स का यूज करना जो लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करे। और इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ म्यूजिक भी डेवलप हुए, जैसे सिम्फनी, सोनाटा, चैम्बर, कुछ म्यूजिक के नाम है ये। इनमें से एक म्यूजिक भी आप याद कर सकते हो, जैसे सोनाटा म्यूजिक, इनका यूज किया गया, और वियना इसका एक मेन सेंटर पॉइंट बना। नेक्स्ट क्या है, न्यू क्लासिकल पीरियड। न्यू क्लासिकल जो पीरियड है ये क्लासिकल पीरियड के बाद आता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें म्यूजिक का यूज किया गया, बट इसके अंदर जो प्राचीन एंशिएंट टाइम से जो चले आ रहे थे उनको फिर से दोहराया गया। तो 18th सेंचुरी के अंत में ये स्टार्ट होता है और 19th सेंचुरी तक ये चलता है। इसके अंदर म्यूजिक की सादगी को दोहराया गया, और जो म्यूजिक को थोड़ा सा काफी इमोशनली लोगों को अटैच कर सके, इस टाइप के म्यूजिक के यहाँ पे यूज किए गए, जैसे एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर ग्रीक और रोमन कल्चर में यूज किया जाता। तो ये था न्यू क्लासिकल, जो कि ग्रीस और रोमन कल्चर पे आधारित या बेस्ड। अब हम एक करके इन सभी आर्ट के बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, बारोक काल में सांस्कृतिक रचनाओं की प्रमुख विशेषता, मेन फीचर्स ऑफ कल्चरल क्रिएशंस इन बारोक पीरियड। बारोक काल के बारे में हम समझ चुके हैं, 16th सेंचुरी के अंत में स्टार्ट होता है, ये 18th सेंचुरी तक चलता है। यूरोप में एक आर्ट की शुरुआत, लिटरेचर, म्यूजिक की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें इन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है। इनमें से किसी एक का नाम आप याद करें, जियान लोरेंजो बर्नी का, ये थोड़ा सा इसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इसमें। आप डोरेमोन वाला था ना जियान, आप उसके नाम से याद रखना भाई, जियान ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। ये देखिए आप, इस आर्ट का एक इमेज यहाँ पे बनाया गया है। अब इन इमेजेस के अंदर और भी क्या क्या दिखाया जाता था, और भी क्या क्या बनाया जाता था, उनको समझना है। देखिए धार्मिक और पौराणिक विषय, जिसके अंदर रिलीजियस एंड मैथोलॉजिकल चीजों का यूज किया जाता था, जैसे रिलीजन को अब दिखाना हो, रिलीजन की कथाओं को बताना हो, उसको इमेजेस फॉर्म के अंदर लोगों को बताया जाता। नेक्स्ट है आंदोलन और कार्यवाही, यानी कि मूवमेंट्स एंड एक्शंस।
देखिए इसके अंदर कई सारे शेप बनाए जाते थे। अब मान लो कोई चीजें लोगों को बताना है तो उनको शेप बनाकर, मान लो कोई चर्च का कोई बताना है या क्रिश्चियनिटी को बताना है तो चर्च का इस तरीके से ये जो शेप होता है, ये क्रॉस का जो सिंबल होता है, इस तरीके से वो चीजें बनाया करते थे इन आर्ट को यूज करते हुए, ताकि लोगों को वो ज्यादा ही अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट क्या है, वास्तुकला में भव्यता यानी कि ग्रैंडियर इन आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या होता था ना कि भव्य डिजाइन, बड़े बड़े बहुत भयंकर डिजाइन बनाते थे, प्रकाश और स्थान का नाटकीय यूज किया जाता है इसके अंदर। दैट मीन्स जो नेचुरली चीजें हैं इनका यूज करके कोई ड्रामेटिक चीजें बनाई जाती थी इसमें। नेक्स्ट क्या, नाटकीय और भव्यात्मक तीव्रता यानी कि ड्रामेटिक एंड इमोशनल इंसेंटिविटी का ध्यान रखा जाता है। जैसे जीवंत रंग हो, जो भी हम कलर वगैरह यूज करें पेंटिंग्स बनाने टाइम, वो देखने में बिल्कुल रियलिस्टिक लगे, ड्रामेटिक लगे और भावनात्मक हो, यानी कि लोगों को वो अंदर से फील भी करवा दे, दर्शकों का मंत्र मुग्ध कर ले, यानी जो देखने वाले लोग होंगे काफी अट्रैक्ट हो जाए देखते ही। इस तरीके से चीजों को यूज किया जाता था बोरोको आर्ट में। अब यथार्थवाद और जो प्रकृतिवाद यानी कि रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, इसका मतलब क्या है, इस आर्ट यानी जो बारोक आर्ट है, बारोक आर्ट के अंदर रियलिस्टिक चीजों को यूज किया जाता था, जैसे ह्यूमन नेचर, ह्यूमंस की फीलिंग, लोगों का इंटेंशन, इनको काफी डिस्क्राइब करके एक पूरा इमेज बनाया जाता था। तो इस तरीके से आपका बारोक आर्ट यहाँ पे दिख रहा है, जिनको स्कल्पचर में अलग अलग डिजाइन यूज करते हुए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, रोकोको आर्ट। अब रोकोको आर्ट जो है इसके भी फीचर्स हैं। देखिए रोकोको जो आर्ट है इसका टाइम पीरियड इतने से इतने तक है, फ्रांस में इसका राइज हुआ है। कला के इतिहास में ये नवीन, नाजुक और सजावटी एक नया रूप लेकर आता है, इसमें हल्के और सुंदर रंगों का यूज किया जाता है और ये काफी एलिगेंस होता है, यानी कि ललियता इसके अंदर दिखाया जाता है। ललियता मतलब काफी रेडिश इमेजेस वगैरह इसके अंदर बनाए जाते हैं। अब देखिए रचनात्मकता और विविधता इसमें ध्यान रखा जाता है, यानी कि क्रिएटिविटी एंड डाइवर्सिटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, बनाने टाइम ऐसा दिखाओ कि देखने वाले को पढ़ने की जरूरत ना हो, इमेज देख के ही समझ में आ जाए। तो ये इमेज देख के ही आपको लग जाएगा कि हाँ ये कुछ कहना चाह रहा है। तो लोगों के लिए भी काफी अट्रैक्टिव है और काफी संवेदनशील, यानी कि काफी सेंसिटिव इमेजेस इसके अंदर बनाए जाते थे, जैसे कि भावुकता वाले, जैसे कि माँ और बेटी का प्रेम हो गया, बच्चों और माता का प्रेम हो गया, इस तरीके से इसमें बनाया जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिक्रिया यानी कि सोशल एंड कल्चरल रिस्पॉन्स की बात करें हम, तो इस काल की जो सोशल और कल्चरल चेंजेस है वो भी दिखाएगा, जैसे कितने सारे क्लासेस के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग, सोशल चेंजेस जो हो रहा है सोसाइटी के अंदर, महिलाओं की पोजीशन जो है, इन सबको इमेजेस में दिखाया जाता था। नेक्स्ट क्या है, लाल्यता और भव्यता यानी कि एलिगेंस की इसके अंदर बात की गई। दैट मीन्स लाल्यता और भव्यता का प्रतीक माना गया जो इसमें बनाया गया, जैसे कि काफी शोभा रूप से बनाया जाता था, काफी लग्जरियस बनाया जाता था, यानी खर्चीला ज्यादा होता था रोकोको आर्ट के जितने भी सामान बनाए गए, जितने भी इमेजेस बनाए गए, बट देखने में काफी अद्भुत लगता था वो। प्रेरणा और आनंद यानी कि इंस्पिरेशन एंड जॉय, अगर बात करें तो आनंदमय पहलुओं को ध्यान रखा गया। कोशिश की गई कि लोग काफी इंस्पायर्ड हो इससे और उनको मजा भी आए देखने में और लोग एनर्जेटिक फील करें, इस टाइप के इमेजेस इसके अंदर बनाए गए। तो ये सारे जो पॉइंट्स बता रहा हूं, बस पॉइंट्स भी लिख दोगे ना आप, अंदर एक लाइन भी लिख दोगे, टीचर समझ जाएगा अच्छा भाई आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। बस यही पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लासिकल काल। अब आ जाता है हमारा काफी एंशिएंट टाइम वाला पीरियड, जो कि 1775 से लेकर 1825 तक चला। इसमें म्यूजिक का काफी यूज किया जाता है, इसलिए इसको म्यूजिक एरा कहा जाता है। फ्रांस के अंदर इसका भी राइज होता है और गैलेंट शैली कहा जाता है इसको फ्रांस में। म्यूजिशियन के रूप में काफी सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया, जिसके अंदर फ्रांस जोसेफ हैडन का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, सरलता और स्पष्टता, सिंपलिसिटी एंड क्लैरिटी के साथ म्यूजिक के धुनों को बजाया जाता था, लोग काफी अट्रैक्ट होते थे उससे। नेक्स्ट क्या, तर्क संगतता और संतुलन, रैशनैलिटी एंड बैलेंस, यानी कि लॉजिकल चीजों को म्यूजिक के माध्यम से लोगों को सुनाया जाता था। अब ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ क्यों रहे हो, ये इसलिए पढ़ रहे हो कि प्रबोधन, यानी जब एनलाइटनमेंट चल रहा है, जब रिनेसेंस चल रहा है, पुनर्जागरण हो रहा है, तो लोगों को जगाने के लिए म्यूजिक का भी, आर्ट का भी, पेंटिंग का, इमेजेस का भी यूज किया जा रहा था। इनका छाप थोड़ा ज्यादा पड़ता है लोगों पे, इसलिए इनका यूज किया जा रहा है ताकि लॉजिकल थिंकिंग लोगों में डेवलप की जा सके, लोगों की समझ को बढ़ाया जा सके, लोग सुनना पसंद करें। अब गानों से लोग क्या होता है ना कि ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, अब गाना सुनकर लोग ज्यादा चीजें समझ पाते हैं, काफी लंबे टाइम तक उनको याद भी रहता है, तो इसलिए इनका काफी यूज किया जा रहा था। गतिशीलता और अभिव्यक्ति यानी कि मोबिलिटी एंड एक्सप्रेशन, समय के साथ चेंजेस होते रहता है चीजें, इससे लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक अच्छा जरिया मिला, वो है म्यूजिक, जो कि इमोशनली लोगों को अटैच कर सकता था। नेक्स्ट क्या है, ऑर्केस्ट्रा का विकास। इस टाइम पे ऑर्केस्ट्रा का भी डेवलपमेंट होता है। ऑर्केस्ट्रा के बारे में आप सभी जानते हो, बिहार यूपी के अंदर पता है किस तरीके से नाच गाने होते हैं, तो ये चीज डेवलप होता है क्लासिकल एज के टाइम पे, जब ऑर्केस्ट्रा पे सिंगिंग यानी म्यूजिक वगैरह किया जाता था, बट काफी खर्चीला होता था ये, इसीलिए इसकी आलोचना की नेक्स्ट हमारे आर्ट ने। न्यू क्लासिकल जो आर्ट है ये इसकी आलोचना करता है, ये कहता है कि क्लासिकल एज के पहले वाला जो आर्ट था यानी कि रोकोको आर्ट, ये काफी खर्चीला था, इसलिए न्यू क्लासिकल आर्ट 18th सेंचुरी के बीच में यूरोप के अंदर इसका राइज होता है, वो एक मूवमेंट के रूप में ये फैल जाता है, क्योंकि ये प्राचीन एंशिएंट टाइम के जो ग्रीस और रोमन एरा की जो ट्रेडिशन चला आ रहा था, ये उसको वापस लेकर आता है और रोकोको आर्ट की जो फिजूल खर्ची है उसकी आलोचना करके ये मोरलिटी पे काफी फोकस करता है, यानी कि एम्फसाइज करता है। फर्स्ट पॉइंट है शास्त्रीय आदर्शों
का पुनरुद्धार करना, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल आइडियल्स। इसने कहा कि एंशिएंट ग्रीस और रोमन आर्ट जो है हमें इसको वापस रिवाइव करना होगा और ट्रेडिशनल जो हमारे सब्जेक्ट्स या मेथड्स हैं, म्यूजिक है, पेंटिंग्स है, हमें इनको वापस अपनाना होगा क्योंकि ये मोरलिटी पे बेस्ड है और रोकोको आर्ट की तरह ज्यादा एक्सपेंसिव यानी खर्चीले भी नहीं है, ये कहा गया। इसमें क्रम और समरूपता पर जोर दिया गया, यानी कि एम्फसाइज ऑन ऑर्डर एंड सिमेट्री। के अंदर कई सारे रेखाएं बनाए गए, उन पे जोर दिया गया इसके अंदर, जैसे क्लीन लाइंस बनाना, जियोमेट्रिक शेप्स बनाना, प्रोपोर्शनल अरेंजमेंट्स करना, ये सारे यहाँ पे शेप बनाए गए जिससे फिजिकल से बचकर अलग अलग आर्ट देखने में सुंदर भी लगे वो, लेकिन जो हमारा खुद का साधन है उसको यूज करना है, ना कि लग्जरियस बनाना है रोकोको आर्ट की तरह। नेक्स्ट का तर्क संगता और नैतिकता पे जोर दिया, रैशनैलिटी एंड एथिक्स पे जोर दिया। कलाकार नैतिक मोरल एजुकेशन को प्रमोट करे और वैल्यूज को बढ़ाए, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जो है ये पैदा हो, निस्वार्थ तरीके से वो देश के प्रति जान नुछावर कर सके, ऐसा हमें लोगों को बनाना है। तो इस टाइप के म्यूजिक्स पेंटिंग्स बनाए गए। नेक्स्ट क्या है, संयमित रंगों का उपयोग करना, यूज ऑफ रेस्ट्रेंट कलर्स, दैट मीन्स मिट्टी के रंगों का यूज किया जाता था इसके अंदर, जो कि काफी एक्सपेंसिव भी नहीं था और सस्ते में जुगाड़ हो जाता था। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट भी पड़ा, जैसे कि लोगों को म्यूजिक के द्वारा, ड्रामा के द्वारा, पेंटिंग इमेजेस के द्वारा तर्क संगत, लोगों के अंदर एक लॉजिकल रीजनिंग डेवलप किया जा रहा था ताकि वो रीजन जान सके हर एक चीजों के पीछे का, और इसी से इंसान का डेवलपमेंट होगा, यानी कि ह्यूमन प्रोग्रेस हो करेगा। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि बोरोको से लेकर रोकोको मेथड तक कई सारे चेंजेस आए और भावनात्मक और इमोशनली भी चीज एक्सप्रेस कर पाए लोग, जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है और सोसाइटी के अंदर कल्चरल चेंजेस आती है। तो इन चारों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में नारियों की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया? विस्तार से बताइए, यानी कि डिड द कंडीशन ऑफ द वुमेन चेंजेस सब्सटेंशियली ड्यूरिंग अर्ली मॉडर्न यूरोप? एलोबरेट। आपको इस पूरे क्वेश्चन में क्या बताना है कि यूरोप के अंदर वुमेन की कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में बताना है। कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सोसाइटी जो थी उसके अंदर पेट्रियार्की सिस्टम चल रहा था। पेट्रियार्की का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सबसे ऊपर, सबसे सुप्रीम जो पुरुष है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी होगी, और जितने भी पुरुष की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर उसके बेटों का अधिकार होगा, यानी कि लड़कों का अधिकार होगा, महिलाओं का कोई राइट नहीं होगा। तो इस तरीके से महिला और पुरुष में डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे भी चल ही रहा था। महिलाओं यानी कि वुमेन को पब्लिक पॉलिटिक्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं था, ना ही वो कोई इंटरफेयर कर सकती थी। महिलाओं को इतनी लिबर्टी नहीं थी, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। ज्यादातर महिलाओं को घर के काम काजों में ही बिजी रखा गया था। कई सारे स्कॉलर्स ने या विद्वानों ने यहाँ पे कहा कि यूरोपियन कंट्रीज में जब पुनर्जागरण यानी कि जब रेनेसांस आया, धर्म सुधार आंदोलन यानी जब रिफॉर्मेशन हुए, ज्ञान उदय यानी कि जब इनलाइटनमेंट हुआ, इसके बाद से महिलाओं की कंडीशन में सुधार हुआ। बट इसके बावजूद भी यूरोपियन कंट्रीज के कई ऐसे कंट्रीज रहे जहां पर महिलाओं के ऊपर फाउंडेशन लगा हुआ था, लेकिन महिलाओं ने आगे चल के चेंजेस किए क्योंकि नारीवाद का एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया। फेमिनिज्म कहा जाता है इसको। फेमिनिस्ट हर उस इंसान को कहा जाता है जो महिलाओं और पुरुष, मेल और फीमेल के बीच में इक्वलिटी की डिमांड करता है। जो अधिकार पुरुषों को दिए गए वही महिलाओं को भी मिले, इनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यही है नारीवाद का एक कॉन्सेप्ट, यानी कि फेमिनिज्म। दैट मींस फेमिनिस्ट हर वो इंसान है जो दोनों में इक्वलिटी की बात करता है। तो इस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था उस टाइम पे। बट इसके बाद हम बात करते हैं कि उस टाइम की क्या पोजीशन थी सोसाइटी में महिलाओं की। सबसे पहले बात करते हैं जेंडर रोल्स, दैट मींस लैंगिक भूमिकाओं की बात करते हैं। पुरुषों और महिलाओं के काम डिसाइडेड थे पहले से ही कि भाई पुरुषों का काम है आर्थिक जिम्मेदारी, यानी कि जितने भी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेल के कंधे पे रहेगी, यानी जो पुरुष है उसका काम कमाने का होगा और महिलाओं का काम घर चलाने का होगा, यानी कि बच्चों की देखभाल करना, घर का काम काज करना। ये पहले से डिसाइडेड था। बट पितृसत्ता यहाँ पे और आ गया, पेट्रियार्की सिस्टम। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये सिस्टम इसलिए आया ताकि पुरुष अपने आप को सबसे सुप्रीम रख सके, ताकि दिखा भी तो सके ना पुरुष यानी कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, महिला उनके नीचे ही है, महिलाओं का काम पुरुषों की आज्ञा मानना है। इस कॉन्सेप्ट के साथ पेट्रियार्की सिस्टम लाएगा जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टी पे सिर्फ बेटों का अधिकार होगा, यानी कि बाप की संपत्ति के असली वारिस उनके सिर्फ बेटे होंगे, बेटियों को कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से बेटों और बेटियों में यानी कि मेल और फीमेल में यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया। पेट्रियार्की सिस्टम की एंड की ही बात करते हैं, यानी कि जो फेमिनिज्म वाले हैं वो यही बात करते हैं कि पेट्रियार्की सिस्टम को एंड किया जाए। आज भी आप देखोगे तो भारत के अंदर भी यही है, मोस्टली कंट्री के अंदर आज यही है, बट इसमें रिफॉर्म हुआ है लेकिन कई सारे सुधार होने इसमें बाकी है भी। नेक्स्ट पॉइंट का शिक्षा और बौद्धिक जीवन की बात करें, एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ। तो महिलाओं को एजुकेशन कम दिया जाता था, उनको लगता था कि लिमिटेड इसका काम है, घर वाल की देखभाल कर ले यही बहुत है, और लड़कों को जो जरूरी एजुकेशन है वो दिया जाता था क्योंकि लड़के कमा के घर चलाएंगे, लड़कियां तो किसी और घर चली जाएगी। अब इसी विचार के साथ, इसी आइडियाज के साथ लड़कियों को सिर्फ घर के काम काज में ही रखा गया। अब ये मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब कोई चेंजेस नहीं आया है, ये हम पहले की बात कर, अभी बात करेंगे हम कि क्या क्या बाद में चेंजेस आए। फोर्थ पॉइंट क्या है, विवाह और परिवार यानी कि मैरिज एंड फैमिली। महिलाओं को विवाह करने यानी कि शादी करके
बच्चे करने, उनका परवरिश करना, घरेलू डोमेस्टिक यानी कि होमवर्क करना, जो घर का काम है, खाना पकाना, ये सब देखना, यहीं तक बस सीमित रख दिया गया था। और पत्नियों यानी कि वाइफ से ये भी उम्मीद की जाती थी कि वो पति की सारी बात मानेंगे और पति की हमेशा हेल्प करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। क्यों भाई, पत्नी की बात पति नहीं मान सकते? इस तरीके से ये आइडियोलॉजी, ये विचार चल रहा था यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, यानी कि महिलाओं के पास फ्रीडम की अपॉर्चुनिटी काफी कम हुआ करती थी। नेक्स्ट क्या है, काम और आर्थिक भूमिका है। वर्क एंड इकोनॉमिक रोल्स की बात करें, पुरुषों का काम था आर्थिक मामलों की देखभाल करना, यानी कमाना, बाहर जाना, ये काम सिर्फ मेल का हुआ करता था। महिलाओं यानी फीमेल काम ज्यादातर घर में ही हुआ करता था, बट कुछ महिलाएं थी जो ग्रामीण इलाकों में रहती करती थी, गाँव वगैरह के अंदर, वो एग्रीकल्चर में काफी जुटी हुई थी और वो क्राफ्ट्समैन का भी काम करती थी, यानी शिल्पकार, मूर्तियां वगैरह, स्कल्पचर वगैरह बनाया करती थी, डिजाइन वगैरह हो गया, ये सारे काम किया करती थी। बट अगर कंपैरिजन भी करे तो ऐसी महिलाएं कम थी, इसलिए जो वुमेन का इकोनॉमिक रोल है ये काफी कम हुआ करता था, क्योंकि इतनी लिबर्टी इनको नहीं दी जाती। अब हम बात करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस आए वुमेन कंडीशन में। तो पहला चेंज तो यही है, सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं, वुमेन इन दी पब्लिक स्फीयर। देखिए, पहले आपको यही बताना है कि ओवर द टाइम कई सारी ऐसी रूलर हुई जो कि महिला बनती है, जैसे ब्रिटेन की महारानी महिला बनी। तो ओवर द टाइम जब ये देखा गया कि महिलाएं भी अगर पॉलिटिक्स में आ रही है तो पब्लिक सेक्टर में उनकी पार्टिसिपेशन क्यों नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटिक्स के अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे करके होने लग गया, और राइट टू वोट, राइट टू इलेक्शन और राइट टू वोट का अधिकार महिलाओं को कई कंट्रीज में मिलने लग गया यहाँ पे, यानी कि महिलाएं भी वोट डाल सकती है, जो कि पहले नहीं था। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक सुधार यानी कि सोशल रिफॉर्म्स की बात करें। देखिए, महिलाएं समाज में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लग गई थी इस टाइम। इससे चेंजेस आए, महिलाओं को फ्रीडम मिला ताकि सोसाइटी के अंदर इनका भी रोल इक्वल हो सके, यानी कि पुरुषों से कम तो ना हो, अगर ज्यादा ना हो तो कम भी ना हो, बेशक इक्वल रहे। तो इक्वलिटी की डिमांड यहीं से उठकर आई और यहाँ पे चेंजेस भी हुए। नेक्स्ट क्या है, प्रभुत्व, दैट मींस एनलाइटनमेंट। महिलाओं को भी एजुकेशन दिया गया, उनको भी एजुकेट होने का पूरा अधिकार है। महिलाओं ने भी डिमांड करी, भाई मुझे भी एजुकेशन चाहिए, यहीं से उनको राइट के बारे में पता चला। तब जब वुमेन जागरूक हुई तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने अपनी कंडीशन और मजबूत कर ली और सोसाइटी में इक्वलिटी का दर्जा महिलाओं को भी मिलने लग गया। सामाजिक चेतना यानी कि सोशल कॉन्सेंसस की बात करें हम, देखिए सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस के बाद वुमेन की इक्वलिटी स्टेब्लिश हो गई थी और समाज में ये अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना जान गई थी। इसलिए अवेयरनेस यहीं से फैलता है और महिलाओं को भी अधिकार दिए जाते हैं जो पुरुषों के पास हुआ करते थे। दार्शनिक पद यानी कि फिलोसफिकल पोस्ट की बात करें तो कई महिलाओं ने सोसाइटी के अंदर फिलोसफी की अपना कंट्रीब्यूशन दिया, यानी सोसाइटी में चेंजेस करने की बात कही। जैसे कि सोसाइटी में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी इस टाइम कई सारे सिस्टम जो सही नहीं है, ये महिलाओं ने भी अपने आइडियाज दिए और यही महिलाएं आगे चल के फेमिनिस्ट यानी कि नारीवादी कहलाए और इन्होंने एक नई आइडियोलॉजी को जन्म दिया, नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि महिलाओं की कंडीशन पहले तो काफी कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी, बहुत जटिल थी, बट आधुनिक टाइम में मॉडर्नाइजेशन आते आते ये कठोरता थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुआ। जो पितृत्मक सत्ता था यानी कि जो पेट्रियार्की सिस्टम था, इसमें भी काफी ढिलाई दी गई और महिलाओं को पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन का पूरा राइट्स दिया गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, परिवार व विवाह व्यवस्था पर प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। दैट मींस एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ सोशल चेंजेस ऑन द सिस्टम ऑफ मैरिज एंड फैमिली इन अर्ली मॉडर्न यूरोप, यानी कि मॉडर्न यूरोप के अंदर फैमिली और मैरिज को लेकर क्या क्या चेंजेस हुए। इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है, जैसे कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में परिवार व विवाह की संस्थाओं में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट अकर्ड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली एंड द मैरिज इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। देखिए, पहले आपको यही बताना है कि यूरोप के अंदर 1850 से लेकर 1780 के बीच में मैरिज और फैमिली को लेकर कई सारे चेंजेस आए और ये चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में और कल्चरल चेंजेस की वजह से। तो ये जो चेंजेस हुए सोसाइटी पे, इनका क्या प्रभाव पड़ता है इन चेंजेस का, तो आपको यही बताना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विवाह की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मैरिज क्या था। आखिर यूरोप के अंदर शादी करने के कौन से तौर तरीके हुआ करते थे। देखिए, मैरिज का जो एवरेज एज हुआ करता था इसको ही बढ़ा दिया गया था। इसको बढ़ा देने की वजह से कई सारे महिलाओं ने अनमैरिड रहना ही पसंद किया, इसलिए अनमैरिड वुमेन की जो संख्या है ये बढ़ते चली गई और महिलाओं ने अनमैरिड रहना ही पसंद किया क्योंकि एज इतनी बढ़ा दी गई थी। और ये सारा काम चर्च कर रहे थे, यानी कि चर्च की भूमिका, रोल ऑफ द चर्च। चर्च ये डिसाइड करते थे शादी कब, किससे और कैसे करना है। अब रिलेशन बनाना है तो दोनों को स्वतंत्र भी रहना होगा, भाई कोई किसी गुलाम तो नहीं हो सकता, और इसलिए आपसी रजामंदी होनी जरूरी है। आपसी रजामंदी हो भी गई तो उनके आइडियाज मिलने जरूरी है। अब चर्च ने ये तो कह दिया, बट जरूरी भी नहीं है कि सबके आइडियाज मिले। पहले के टाइम पे जब हमारे पेरेंट्स ने शादी करी थी, क्या पहले लोगों को मिलाया जाता था? बिल्कुल भी नहीं। शादी के दिन या शादी के बाद पता चलता था भाई इससे हमारी शादी होने वाली है। मेरे मम्मी पापा मुझे आज भी बताया करते हैं कि मुझे तो बताया भी नहीं कहता कि शादी किससे हो रही है, बस हमारे पेरेंट्स ने ढूंढ लिया था, यानी मेरे दादा दादी ने, हाँ भाई इससे शादी हो रही है। तो उस टाइम पे भी ऐसे ही था, लेकिन दोनों के आइडियाज मिलने चाहिए। अब आइडियाज मिलने में टाइम लगता था, इसलिए दोनों आपस में शादी नहीं कर पाते थे,
सहमति नहीं बन पाती थी, इसलिए शादी विवाह काफी लेट हुआ करता था। आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, मैरिज एक सिस्टम है और इस सिस्टम जैसे कि सैलरी कितना मिल रहा है लड़के को, वो शहर में रह रहा है या गांव में रह रहा है, इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे इसके वजह से। तो इसका रोल काफी ज्यादा हो गया था मैरिज के अंदर भी। जैसे कि अगर कोई लड़का है, अच्छा खासा कमाता है, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ठीक है, तो उससे शादी करना सब चाहते थे। बट जिस एरिया के अंदर फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की ठीक नहीं होती थी, उस एरिया में शादी भी बहुत लेट हुआ करती। पहले वो पैरों पर खड़े होंगे देन शादी करें, तो यहाँ पे थोड़ा लेट लफीती हो जाता था। नेक्स्ट क्या है, अंडर संरचना यानी कि अदर स्ट्रक्चर की बात करें तो विवाह होने में आपसी सहमति की भूमिका हुआ करती थी और चर्च ने पहले ये फैला रखा था भाई कि सहमति होगी तभी शादी करेंगे। अब इसके लिए जरूरी भी था ना। अब मान लो दो जने, दोनों में से एक की कंडीशन काफी खराब है और दूसरे कंडीशन काफी सही है, तो ये बंदा चाहता था कि इससे शादी कर लो ताकि इसकी दौलत मुझे मिल जाए, इसकी पावर मुझे मिल जाए। शादी से क्या होता है ना कि आपस में दो फैमिली मिलते हैं। अगर एक गरीब की अमीरी से शादी हो जाती है तो कहीं इसका फायदा तो मिलता ही है। तो इस तरीके से भी हुआ करता था। बट अब आगे चल के इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी पे, ये तो हमने देख लिया चेंजेस क्या क्या हुए। इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये हुआ कि सोसाइटी के अंदर सिंगल फैमिली मॉडल डेवलप हो गया, एकल परिवार मॉडल, फैमिली मॉडल का मतलब क्या होता है, यानी कि अब एक फैमिली यानी कि एकल परिवार का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। केवल पेरेंट्स और उनके बच्चे बस वही रहेंगे एक परिवार के अंदर, इसको सिंगल फैमिली मॉडल कहा जाता है। बट पहले क्या होता था, पहले पूरे जनरेशन के लोग यानी कि दादा, मौसा, चाची, ताई सब एक साथ रहा करते थे, तो इसमें चेंज कर दिया गया। तो ये पहला चेंजेस है। तो ऊपर जो हमने देख लिया वो सोसाइटी में जो चीज हो रहा था, एग्जिस्ट कर रही थी उस टाइम पे, वो हमने देखा। पहला चेंज क्या हुआ इसके अंदर, अब सिंगल फैमिली मॉडल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, इसके वजह से इकोनॉमिक चेंजेस भी हुए, शहरों के अंदर लोग बसने लग गए, ये यहाँ पे मेजर चेंजेस देखे गए। नेक्स्ट क्या, ग्रामीण पारिवारिक संरचना यानी कि रूरल फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें। देखिए एकल फैमिली को सपोर्ट किया जा रहा था, अब ये बहुत आम हो चुका था। अलग अलग एरियाज में अलग अलग फैमिली का कॉन्सेप्ट था, कहीं पे ज्वाइंट फैमिली तो कहीं पे सिंगल फैमिली। एग्जांपल्स के लिए विलेजेस में या जहाँ पे एग्रीकल्चर इलाका है वहाँ पे अभी भी ज्वाइंट फैमिली लोग रह रहा करते थे, बट इससे प्रॉपर्टी का हिस्सा बढ़ जाता था और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी बढ़ती थी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में सभी लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तब परिवार चलता है। तो इस टाइप से काम होता था। लैंगिक भूमिका यानी कि जेंडर रोल्स की बात करें, परिवार में पुरुषों और महिलाओं की भूमिका एक तरीके से फिक्स कर दी गई थी कि पुरुषों का काम यानी मेल का काम आमतौर पर कमाने, अर्निंग करने का है और फैमिली को इकोनॉमिक सपोर्ट करने का है। महिलाओं का काम घर का काम करने का है और बच्चों की देखभाल करने की। तो महिलाएं अक्सर परिवार की आय यानी कि इनकम को बढ़ाने के लिए भी घर से बाहर काम करने भी जाया करती थी, बट ये कुछ ही एरियाज में हुआ करता था, इसलिए ये चेंजेस हुए थे सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट क्या, धर्म का प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, दैट मीन चर्च के द्वारा ये फिक्स कर दिया गया कि रिलीजियस एजुकेशन लेना होगा विवाह से पहले, ताकि एजुकेटेड महिला अपने बच्चों को भी एजुकेट करेगी और रिलीजियस एजुकेशन देगी, क्योंकि चर्च बाइबल वगैरह ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करता था उस टाइम पे। तो मैरिज के टाइम पे रिलीजियस एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया था। ये सारी चीज चेंजेस आए। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि यूरोप के अंदर मैरिज और फैमिली को लेकर जो चेंजेस आए, जैसे मैरिज के अंदर पहले एज कम था बट बाद में एज बढ़ाया गया। मैरिज में ये भी चेंज आया कि लोग अपना स्टेटस सिंबल बढ़ाने के लिए, पावर और मसल्स पावर बढ़ाने के लिए, मनी पावर बढ़ाने के लिए ऐसी फैमिली से शादी करना चाहते थे। परिवार में क्या चेंजेस आया, पहले लोग ज्वाइंट फैमिली रहते थे बट अब जाके लोग सिंगल फैमिली में रहने लग गए, तो सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकता का इतिहास राजनीतिक चेतना व जन विद्रोह से प्रभावित होता है। इस कथन के संदर्भ में प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में बदलती मानसिकताओं की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्निटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग मेंटलिटीज इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। इस पूरे क्वेश्चन में आपको दो चीजें बतानी है। सबसे पहले ये बताना है क्या मॉडर्निटी के आने से लोगों का जो पॉलिटिकल सोच है यानी कि जो राजनीतिक विचार है ये चेंज होता है, और इसके वजह से क्या विद्रोह किए जाते हैं, यानी कई बार रिवोल्ट भी हुए हैं। तो वो रिवोल्ट क्यों होते हैं, उनके पीछे क्या रीजन होता है और ऐसे कितने रिवोल्ट होते हैं, इनके बारे में बताना है। यानी कि जब लोग पॉलिटिकल रूप से अवेयर होते हैं तो लोग रिवोल्ट करते हैं, और यही रिवोल्ट मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता को लेकर आता है, यानी कि लोग मॉडर्न पीरियड में आ जाते हैं। तो एक चीज तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है, क्या सच में मॉडर्निटी इस वजह से आती है, और सेकंड थिंग आपसे पूछा गया है इस स्टेटमेंट की वजह से क्या लोगों की मानसिकता यानी कि मेंटलिटी में चेंजेस आती है या नहीं आती है, ये आपको बताना है। इंट्रोडक्शन की बात करें हम, देखिए मनुष्य की जो सामूहिक जागरूकता यानी कि जब जब इंसान जागरूक होंगे तो वो बदलाव की मांग करेंगे, क्योंकि आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि अच्छा ये बुरा है, यहाँ पे ये कमी है, इसमें हम चेंजेस चाहते हैं। जब तो आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप चेंजेस की डिमांड ही नहीं करोगे। और लोगों में ये बदलाव कहाँ से आया, पुनर्जागरण यानी कि रिनेसेंस की वजह से, ज्ञानोदय एनलाइटनमेंट की वजह से, रिफॉर्मेशन की वजह से, जिसमें रिलीजन में काफी रिफॉर्मेशन किया गया, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक में पूरा क्रिश्चियनिटी डिवाइड हो चुका था पूरी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। तो इतने सारे रेवोल्यूशन चली रहे थे, इससे भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो जाता है, लोगों के बीच में जागरूकता फैल जाती है, जिसमें लिटरेचर ने, कई सारे सोसाइटी में जो एजुकेटेड लोग थे, स्कॉलर्स थे, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और जाके लोगों ने सामाजिक आंदोलन यानी कि सोशल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, उन चीजों के खिलाफ बोलने लग गए जो उनके साथ अन्याय हो रहा था। एक एक करके
के इन सभी चीजों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब आपको इसमें यही बताना है कि मॉडर्निटी का जो इतिहास है ये पॉलिटिकल रूप से जब लोग अवेयर होते हैं तो वो रिवोल्ट करते हैं और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, तभी लोग मॉडर्निटी में आ जाते हैं, यानी कि आधुनिकता के टाइम में आ जाते हैं। वो पहले जब उनको कुछ नहीं पता था, वो इतने अवेयर नहीं थे, तो मॉडर्निटी की शुरुआत नहीं हुई थी। मॉडर्निटी की शुरुआत तभी होती है जब लोग पॉलिटिकल रूप से अवेयर हो जाते हैं और अपने अधिकार, अपने राइट्स के लिए वो रिवोल्ट करने भी लग जाते हैं। यहीं से मॉडर्निटी की शुरुआत होती है। तो ऐसे कितने रिवोल्ट हुए हैं, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दिया है। टोटल 5 रिवोल्ट है यहाँ पे, जिनके बारे में आपको मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। इन रिवोल्ट के मैंने यहाँ पे नाम भी लिख दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं वो 5 रिवोल्ट कौन कौन से। सबसे पहला है फ्रांस में हुआ जैकरिन विद्रोह, यानी कि जैक्रियस रिवेलियन इन फ्रांस, जो कि 28 मई 1358 में हुआ था। अब ये हुआ क्यों? देखिए, फ्रांस में एक जगह है जैकेरी नाम का, वहां पे ये रिवोल्ट होता है। ये रिवोल्ट किसानों के द्वारा शुरू किया जाता है, क्योंकि जो अभिजात वर्ग थे, अभिजात वर्ग का मतलब जो नोबल्स वगैरह हुआ करते थे, यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास भूमि है, यानी कि जो लैंड के मालिक हैं, जो किसानों से, फार्मर से खेती करवाते हैं। होता क्या है कि ये बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे किसानों पे, हैवी टैक्स लगाते थे और उनका काफी एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो किसान बेचारा कब तक सहेंगे भाई। एक टाइम आए, उन्होंने अपना डिससेटिस्फेक्शन दिखाया इन नोबल्स के खिलाफ, अगेंस्ट में, और पेरिस के एक गांव में 9 लोगों का मर्डर करवा दिया इन अभिजात यानी कि नोबल्स लोगों ने, जिनको जमींदार भी कहा जाता है। इन्होंने जैसे मर्डर करवाया, इसके बाद लोग भड़क गए भाई। जैसे लोग भड़के, फ्रांस में जैक्रिस में ये आंदोलन यानी कि ये रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। और इसका मकसद यही होता है कि इन नोबल्स, इन कुलीनों को मार डालना है, इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेना है, क्योंकि इनके वजह से पूरे फार्मर्स परेशान है, प्रॉब्लम में है, और वो फार्मिंग भी नहीं कर पाते। अगर वो फार्मिंग करते हैं तो पूरा एक्सप्लॉयटेशन करके हैवी टैक्स लगा के सारा पैसा ये नोबल्स ले जाते हैं, जिस वजह से ये रिवोल्ट होता है। बट कई विद्रोहियों यानी जो फार्मर्स थे उनको भी मारा गया इसके अंदर, और कई नोबल्स भी इसके अंदर मरे। तो फ्रांस में ये पहला किसान रिवोल्ट हुआ, जिसमें लोग पॉलिटिकल रूप से अवेयर हुए और उन्होंने अपने अधिकारों, अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी। तो पहला रिवोल्ट हो गया फ्रांस का, जो कि 1358 में हुआ था। बस आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंग्लैंड में खाद दंगे। अब खाद को लेकर यानी कि फूड रिवोल्ट्स होता है इंग्लैंड के अंदर। देखिए हुआ क्या, इंग्लैंड में खाद यानी अनाज को लेकर दंगे होते हैं। 16th सेंचुरी की बात है ये, जब ये शुरू होता है, और 18th सेंचुरी तक चलता है। अब इसमें होता क्या है, भोजन की कमी हो गई थी, लोगों के पास खाने पीने का अनाज नहीं था, और जो था अनाज मार्केट के अंदर, उनका प्राइस इतना महंगा हो चुका था, वो एक्सपेंसिव हो गया था कि आम लोग उनको खरीद भी नहीं पा रहे थे। तो एक एक करके अलग अलग ईयर में लोगों के द्वारा रिवोल्ट किया गया। आप देख सकते हो इन सभी ईयर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। 1970 में पहला रिवोल्ट किया गया, जो कि 1795 तक चलता है, और इसके बीच अलग अलग ईयर्स के अंदर देखिए आप रिवोल्ट किया जा रहे हैं, क्योंकि लोग काफी नाराज थे और लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया राजा और सिस्टम के प्रति। ज्यादातर लोग खेतों में काम करते थे, और खेतों में काम करने की वजह से यहाँ जितने भी लोग गरीब थे वो सब एक इकट्ठे हो जाते हैं। फाइनली सेकंड दंगा होता है इंग्लैंड के अंदर अनाज को लेकर, जो प्राइस बढ़ गई है अनाज की, उसके प्राइस को कम करने को लेकर। नेक्स्ट क्या है, 1626 में होता है ये, जिसको महान विद्रोह कहा जाता है, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1626। अब इसमें क्या होता है कि इंग्लैंड में अनाज के जो कीमतें बढ़ रहे थे, इसको लेकर पहला, दूसरा, कई सारे जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, इन्होंने अनाज का स्टोर कर लिया था। और सेकंड थिंग क्या था, कई जो ट्रेडर्स यानी जो व्यापारी हुआ करते हैं, जो सामान को बेचते हैं, अनाज को बेचते हैं, इन्होंने बहुत चंटखरी दिखाई अपनी, यानी कि इन्होंने अनाज को स्टोर करके रख लिया, ताकि जब सामान मार्केट में जाएगा नहीं, कम सामान होगा मार्केट के अंदर, तो लोग अब ऑटोमेटिकली प्राइस को बढ़ा के बेचेंगे। अब इससे जनता काफी नाराज हो गई कि भाई ये व्यापारी सारे अनाज को स्टोर करके रख रहे हैं, प्राइस बढ़ जा रही है, तब ये बेचने आ रहे हैं। इसी जमाखोरी के खिलाफ, इस हेरफेर के खिलाफ सभी लोग इकट्ठे हो गए, इस अनाज के बढ़ती कीमतों के खिलाफ। विद्रोह ये लंदन में स्टार्ट होता है, एक एक करके अलग अलग एरियाज में फैल जाता है। मजदूरों ने बंदूक उठा ली, दैट मीन्स सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर जो स्टोरेज बना के रख रखे थे, इनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी। और ये जो ट्रेडर्स एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, इससे बचने के लिए ही ये रिवोल्ट किया गया, क्योंकि गोदामों के अंदर स्टोर कर रखा था इन ट्रेडर्स ने, उन गोदामों को ही पूरा लूट लिया गया इन मजदूरों, फार्मर्स के द्वारा। नेक्स्ट, 18th सेंचुरी में ब्रेड दंगे। अब होता क्या है कि ब्रेड को लेकर दंगे होते हैं 18th सेंचुरी में। देखिए इंग्लैंड के अंदर ना लोग ब्रेड, जैसे पाव रोटी वगैरह होता है इंडिया के अंदर, ये बहुत खाया करते थे। फ्रांस में भी हुआ था ब्रेड को लेकर रिवोल्ट 1789 में। इससे पहले 18th सेंचुरी में ही इंग्लैंड के अंदर ब्रेड यानी रोटी को लेकर मतलब कि रिवोल्ट हो गया। क्यों हुआ? वहाँ के आम लोग पाव रोटी सुबह सुबह बहुत खाया करते हैं, जिसको बंद रोटी, पाव रोटी भारत के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। बट अचानक से इसकी कीमतें बढ़ा दी गई। मजदूर और बेचारे गरीब लोग करे तो करे क्या, क्योंकि इनका खाना यही हुआ करता था। और इसी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो ये कीमतें बढ़ाई गई है, लोगों में जागरूकता फैलाई गई, सरकार के खिलाफ ये दंगे किए गए, तो सरकार ने कंक्लूजन में प्राइस को फिक्स कर दिया और इकोनॉमिक सब्सिडी दी लोगों को। जनता ही सबसे बड़ी मालिक होती है। नेक्स्ट क्या है, सुधार आंदोलन यानी कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट। देखिए मार्टिन लूथर के द्वारा रिफॉर्मेशन मूवमेंट की शुरुआत की गई, जिसके अंदर धर्म में सुधार करना था। धर्म का मतलब क्रिश्चियनिटी के अंदर ये जो दिक्कत आ रही थी, जो कैथोलिक वाले का दबदबा ज्यादा था, तो जिन्होंने कैथोलिक का प्रोटेस्ट किया, तो वो प्रोटेस्ट करने के बाद ईसाई धर्म 2 पार्ट्स में बट गया। एक प्रोटेस्ट करने वाले जिनको प्रोटेस्टेंट कहा गया, और एक वो जो पहले से कैथोलिक में है उनको कैथोलिक कहा गया। तो ईसाई धर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ताकि लोगों को लिबर्टी मिले और अपने रिलीजन का, अपने धर्म का वो सम्मान कर सके। और यहीं से मॉडर्निटी की शुरुआत होती है, क्योंकि स्टेट और रिलीजन दोनों आपस में अलग अलग हो जाते हैं। अब रिलीजन का कोई इंटरफेयर नहीं होता स्टेट यानी कि राजा के कामों में। नेक्स्ट क्या है, आधुनिकता का इतिहास। राजनीतिक चेतना व जन विद्रोह से प्रभावित होता है। जितने भी पॉलिटिकल मूवमेंट होते हैं, लोग पॉलिटिकल रूप से अवेयर होते हैं, जाहिर सी बात है रिवोल्ट करेंगे, डिमांड करेंगे अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए, क्योंकि वो अवेयर हो गए। इसका इंपैक्ट मॉडर्निटी पे
पे पड़ता है, क्योंकि पहले ये रिवोल्ट हो नहीं रहे थे, लोग पॉलिटिकल रूप से अवेयर थे ही नहीं अपने राइट्स वगैरह को लेकर मिडिवल पीरियड में। लेकिन जैसे ही लोग अवेयर होते हैं, उनको सच्चाई का पता चलता है और फिर वो रिवोल्ट करते हैं, तो इससे मॉडर्निटी की शुरुआत होती है। अब इस मॉडर्निटी पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है? सबसे पहले राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष जारी हो जाता है, यानी कि जैसे लोग अवेयर होते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब सरकार की सत्ता जो राजा है काफी डिक्टेटरशिप है, और फार्मर्स का वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है जो नोबल्स वगैरह के साथ मिलकर, इसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। तो धार्मिक और सामाजिक असंतोष, यानी कि तो लोगों में जो रिलीजियस और सोशल डिससेटिस्फेक्शन था उसको लोगों ने दिखाया। इस गुस्से के द्वारा ही पूरी सत्ता हिला दी। तो नए नए विचार जो उदय हुए, इसका ही परिणाम निकल कर आया, मॉडर्निटी की शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धर्म से संबंधित परिवर्तन, यानी कि चेंजेस रिलेटेड टू रिलीजन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ, धर्म का सुधार हुआ, लोगों को अपनी लिबर्टी मिली, और कैथोलिक चर्च के द्वारा कारनामे किए जा रहे थे उसका पर्दाफाश किया गया। तो पुनर्जागरण का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और धर्म सुधार आंदोलन का इसमें योगदान है, इसके अंदर मार्टिन लूथर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। नेक्स्ट क्या है? वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रगति, यानी कि साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल प्रोग्रेस की बात करते हैं हम। गैलीलियो, कोपरनिकस, कई साइंटिस्टों के द्वारा जो नए नए आइडियाज दिए गए, साइंस के फील्ड के अंदर कई सारे इनोवेशन किए गए जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इससे सोसाइटी में चेंज आया, और यहीं से मॉडर्निटी की शुरुआत होती है, यानी कि इंसान मिडिवल पीरियड से निकलकर अब वो मॉडर्निटी में आ जाता है। नेक्स्ट क्या है? साहित्य का प्रभाव। हमने देखा था कई सारे लिटरेरी सोर्सेस हुए, कई सारे बुक्स वगैरह प्रिंट किए गए। प्रिंट की शुरुआत हो जाने के बाद तो लोग उसको पढ़ते, जागरूक होते, उनको अपने राइट्स, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस के बारे में पता चलता। तो यहीं से लोग अवेयर होते हैं और वो सुधार यानी कि रिफॉर्मेशन की डिमांड करते हैं। तो यहीं से मॉडर्निटी आता है। जब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो ये मॉडर्निटी की पहचान है, क्योंकि मिडिवल पीरियड के अंदर ऐसा कुछ किया ही नहीं जा रहा था। सब लोग शांत थे, बस उनके जो राजा महाराजा हैं नोबल से, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बस वो है, उनको बस इस तरीके से पागल बना दिया गया। नेक्स्ट क्या है? समाज शास्त्रीय परिवर्तन, यानी कि सोशियोलॉजिकल चेंजेस। पॉलिटिकल रूप से जब लोग अवेयर होते हैं तो समाज में वो बदलाव चाहते हैं, और इससे ही डेमोक्रेसी की डिमांड होती है, और यहीं से डेमोक्रेसी का आइडिया भी आता है। लोकतंत्र को लेकर सभी लोग मजबूती चाहते हैं। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस और रिवोल्ट जो जनता के द्वारा किए गए अलग अलग टाइम पे, इसने लोगों की मेंटलिटी में चेंजेस ला दी और कहीं ना कहीं मॉडर्निटी की शुरुआत करी। तो सोसाइटी में जब चेंजेस आता है तो ये लोगों पे डिपेंड करता है कि लोग कितने जागरूक हैं और वो किस तरीके से बदलाव की डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि सोसाइटी में जब रिवोल्ट में सभी लोग शामिल होंगे, यानी किसी भी आंदोलन की व्यापकता आंदोलन की सफलता तय कर देती है। सिंगल लोग बोलेगा तो जाहिर सी बात की ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आंदोलन में सभी लोग कम्युनिटी के साथ मिलकर बोलेंगे तो उसका इंपैक्ट भी पड़ता है। और यही हुआ इस टाइम पे, लोगों ने एक आवाज के साथ सभी इकट्ठे होकर बोला, ताकि नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी निकल कर आए और सोसाइटी में चेंज भी आए। नेक्स्ट सबसे एंड का जो क्वेश्चन है हमारा, वो है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और चारों ही ऑप्शन में आपको एक एक करके सोल्व करवाता हूँ। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है आइजैक न्यूटन के बारे में। न्यूटन ने क्या कहा है अपने साइंटिफिक थ्योरीज के अंदर, और कौन से इसने लॉज दिए हैं, यही समझना है हमें। देखिए इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि न्यूटन जो था वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, और इसने मैथमेटिक्स पे, फिजिक्स के अंदर, एस्ट्रोनॉमी में कई सारे इनोवेशन किए। और इसने अपनी एक बुक लिखी थी 1686 में, जिसका नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका। और इस बुक के अंदर लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया, यानी गति के नियम। गति के 3 नियम होते हैं, आप सबने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा। इतना आपको टॉपिक में नहीं घुसना साइंस के अंदर, बट आपको बस ये बता देना कि हाँ न्यूटन ने 3 गति के नियम बताए थे। इसी से यूरोप के अंदर ज्ञानोदय यानी कि एनलाइटनमेंट आने में हेल्प मिली थी, लोगों को जागरूक करने में हेल्प मिली थी, जिससे कल्चरल चेंजेस आए थे। तो न्यूटन का जो साइंस में कंट्रीब्यूशन है, इसका सोसाइटी पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, और एक नहीं, 2 नहीं, कई सारे चेंजेस सोसाइटी के अंदर पड़े। इसके लिए आपको बताना होगा न्यूटन का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये न्यूटन के द्वारा ही दिया गया। ये सब हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है कि कैसे एक एप्पल के ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आके गिरता है अर्थ की तरफ, यानी कि पृथ्वी की ओर सब अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे ग्रेविटी है। ग्रेविटी फोर्स की वजह से सारा कुछ होता है, और इसकी खोज यानी इसकी डिस्कवरी न्यूटन ने ही करी। प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत का प्रकाशन, यानी कि पब्लिकेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी, यानी कि 1687 में जो ये बुक लिखी मैथमेटिक्स सिद्धांत के ऊपर न्यूटन ने, इसी बुक के अंदर इसने साइंस की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दी। क्योंकि इसने बताया कि लॉज ऑफ मोशन कैसे होता है, आखिर कोई भी चीज मूव कैसे होती है, गति कैसे करती है, विस्तार से समझाया इस बात को इसने। तो साइंस के अंदर फर्स्ट टाइम किसने लॉजिकल बातें करके पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन ला दी। हेडपॉइंट क्या? ब्रह्मांड का यांत्रिक मॉडल इसने दिया, यानी कि मैकेनिकल मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। इसने बताया कि दुनिया एक विशाल घड़ी की तरह है, बहुत बड़ी एक घड़ी है दुनिया, और यह पूरी व्यवस्था ईश्वर के द्वारा बनाई गई, यानी किसने? ईश्वर को भी माना है यहाँ पे, जिन्होंने ब्रह्मांड को गति में स्थापित किया, तभी ये पूरी ब्रह्मांड चलती है, मूव करती है, एक्शन करती है। नेक्स्ट क्या? 4th पॉइंट के अंदर एडवांस इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, गणितीय और भौतिकी में उन्नति, ये लाया गया न्यूटन के द्वारा ही। न्यूटन काफी एजुकेटेड था, और इसने मैथमेटिक्स, फिजिक्स की काफी नॉलेज ली थी अपने टाइम पे, असाधारण नॉलेज अपने इसने ले रखी थी, इसलिए सारी चीजें बता पा रहा है। जैसे ग्रेविटी की फोर्स के बारे में बताया इसने, लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया। न्यूटन का जो कंट्रीब्यूशन है समाज इसको आज भूल नहीं पाया है। न्यूटन को इसलिए आज एक ग्रेट साइंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, काफी बड़ा साइंटिस्ट इसको कहा जाता है, जिसने साइंस के अंदर अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट नोट, उपन्यास यानी कि नॉवेल्स। सोसाइटी में जिस टाइम पे ये सब लिखे जा रहे थे, उस टाइम पे सोसाइटी में चेंज लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अंधकार से निकालकर लोगों को अवेयर करना था, और इसके लिए लोगों को पढ़ना जरूरी था, तभी तो उनको समझ में आएगा ना सच्चाई क्या सोसाइटी के अंदर, सही और गलत में डिफरेंस कैसे कर पाएंगे। तो इसी बीच कई सारे ऐसे स्कॉलर्स हुए, एजुकेटेड पर्सन हुए, जिन्होंने अपने उपन्यास लिखे, यानी कि नॉवेल्स लिखे, अपने अनुभव दिए उसके
के अंदर मोरलिटी की बात करी, सोशल इश्यूज उठाए, कई सारे डेवलपमेंट के उन्होंने बातें करी और ये सारी चीजें इन्होंने एक नॉवेल्स में लिख दिया। मिखाइल वाकन के द्वारा यही कहा गया कि नॉवेल्स में सोशल, कल्चरल ये सारे इश्यूज लिखे जाते थे। उस टाइम पे जो सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है उनको भी डाले जाते थे ताकि सोसाइटी के अंदर लोग जान सके, वही चेंज वो ला सके। तो सोचने का नजरिया लोगों का बदल रहा था यहाँ से। वाकटियान ने भी एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम था अ डायलॉगिक इमेजिनेशन और इसके अंदर जो इसने अपना एक्सपीरियंस लिखी उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल माना जाता है ये। नेक्स्ट क्या है, उपन्यास के उदय की पृष्ठभूमि। यूरोप के अंदर जितने भी नॉवेल्स का राइज हो रहा था उसका एक छोटा सा आपको बैकग्राउंड बताना है। जो नॉवेल्स है इसका राइज उस टाइम की सोशल कंडीशन को देखते हुआ ताकि साइकोलॉजिकल रूप से लोगों पे इम्पैक्ट डाला जा सके। आप चीजें को आप बोल के बता रहे हो, वही चीज आप किसी को कविताओं के द्वारा, नॉवेल्स के द्वारा या आप किसी को पढ़वा के बताओगे या लोग खुद पढ़ेंगे तो उनका जो सबकॉन्शियस जो माइंड है उस पर ज्यादा तेजी से असर पड़ेगा उसका। और इसी में लिटरेरी सोर्स यानी कि नॉवेल्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सोसाइटी की डिमांड थी उस टाइम पे, लोग एजुकेटेड थे, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेशन हो ही गया था तो उनको लगा क्यों ना इसको आप प्रिंट करके लोगों तक पहुंचाया जाए। नेक्स्ट, अब इसके उदय के कारण क्या थे, मेन रीजन क्या है नॉवेल्स के राइज के। उस टाइम लोगों के पास काफी अनुभव भी था, जो एजुकेटेड लोग जैसे होब्स हो गया, रूसो हो गया, जॉन लॉक हो गया, डेविड रोगार्डो हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, कई सारे यहाँ पे जो भी हमने पहले पढ़ा भी इनके बारे में, जॉन लॉक वगैरह के बारे में, इनके पास अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस था ही, ऑलरेडी एजुकेटेड थे ही और चीजों को समझ गए थे। ये इनके द्वारा ही समाज में क्रांति लाने के लिए जब प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कर दी गई थी तो इनको लगा क्यों ना अब अपने विचारों को और लोगों तक पहुंचाया जाए, अपने पास सीमित क्यों रखना, लिमिटेड क्यों रखना। यहीं से इन लोगों ने लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट कर। इनको लगा था जो मेरे पास है मैं चाहता हूँ सोसाइटी में चेंज करना, तभी तो ये फिलोसोफर कहलाए थे और फिलोसोफर की वजह से ही ये सारा चीज हो पाया, तभी जाके नॉवेल्स का राइज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताना आपको, फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट मींस अब इस टाइम पे जो नॉवेल्स लिखे जा रहे थे उनके अपने फीचर्स थे, जैसे मानव स्वभाव की जटिलता के बारे में बताया गया यानी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। आखिर एक इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव कब क्यों आते हैं, इंसान अपने आप को समझ सके, सोसाइटी की कॉन्फ्लिक्ट को वो समझ सके, इन सभी बातों को इसके अंदर रखा गया। सामाजिक मानदंडों की आलोचना की गई, क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल नॉर्म्स, तो उस टाइम पे अनुचित चीजें हो रही थी जो अनएथिकल था, तो अनएथिकल चीजों को उठाया गया, लोगों को अपने आप में अवेयर किया गया, तो इन सभी मुद्दों को नॉवेल्स में डाला गया। कथानक की संरचना यानी कि जो स्ट्रक्चर बनाया गया नॉवेल्स की, उसके अंदर जो भी चीजें जिसपे लोग अंधविश्वास कर रहे थे, अंधविश्वास को ही उसमें डाला गया ताकि अंधविश्वास के बारे में पता चल सके। जब तक उनको सही का पता नहीं चलेगा तो उनको ये भी पता नहीं चलेगा जिसपे वो विश्वास कर रहे हैं वो सही है या भी नहीं। तो नॉवेल्स में इन सब के डाल के ही लोगों को जागरूक किया जा रहा था। दार्शनिक और राजनीतिक बहसें शुरू कर दी गई यानी कि फिलोसफिकल और पॉलिटिकल डिबेट्स यहाँ से स्टार्ट होता है। नॉवेल्स के अंदर यहाँ पे जो भी लोग इसको लिख रहे थे उन्होंने सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है उनको लिखा, पॉलिटिकल इंसिडेंट को शामिल किया और एथिकल जितने भी मुद्दे हैं जो हमें करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए ये सब नॉवेल्स में डाल के लोगों तक पहुंचाया इन्होंने। तो इसका सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ा। उपन्यास और सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवर्तन यानी कि नॉवल, कल्चरल एंड सोशल चेंजेस सोसाइटी में होता है, जैसे मेल और फीमेल में कैसे रिलेशन बनने चाहिए, इंडिविजुअल की क्या लिबर्टी है, फ्रीडम रहने का अधिकार सबको है या नहीं है, ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए गए। तो सोशल क्लासेस, कल्चरल चेंजेस ये सब एक एक करके होता चला गया। कुल मिला के नॉवेल्स ने लोगों के सोचने के तरीके में परिवर्तन यानी कि चेंजेस ला दिया। नेक्स्ट क्या, यथार्थवाद पर प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट ऑन रियलिज्म। रियलिज्म का मतलब होता है जो सोसाइटी को वास्तविकता से पहचान करवाता है। तो नॉवेल्स के द्वारा रियलिटी ही बताया जा रहा था ताकि लोग अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो जाए, यही आपको बताना है इसके अंदर। नेक्स्ट, महिला हस्तियां यानी कि कुछ प्रोमिनेंट वुमेन्स पर्सनैलिटीज हुई जो काफी महान मानी जाती है उस टाइम की। तो वो सारी महिलाएं कौन कौन सी जिन्होंने सोशल रूप से अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और पॉलिटिकल एरियाज में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इतनी रेस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी। एक एक करके आपको बताना है। सबसे पहला नाम आता है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का, जिन्होंने 1533 से लेकर 1603 तक अपना कंट्रीब्यूशन दी। अपने राजकाल में इंग्लैंड के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आती है और वुमेन्स का जो राइट्स है इसके ऊपर बात करता है ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले इक्वल तरीके से, महिलाओं के लिए भी स्कूल्स खोले जाए ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो इन्होंने इसके ऊपर काम किया। नेक्स्ट, कैथरीन डी मेडिसी। कैथरीन डी मेडिसी 1519 से लेकर 1589 तक राज करती है और ये फ्रांस की महारानी थी। पॉलिटिकल और कल्चरल एरियाज में इन्होंने महिलाओं के लिए काम किया। रिलीजियस यूनिटी की इन्होंने बात करी। फ्रांस को स्टेबल गवर्नमेंट देने की इन्होंने पूरी कोशिश करी। इनके द्वारा जो काम किए गए उसका पॉलिटिक्स और कल्चर पे काफी गहरा इंपैक्ट पड़ा। रिलीजियस जितने भी डिस्प्यूट्स थे उनके बीच में इन्होंने सुलह मशवरा करवाया यानी उनमें शांति लाई है और इन्होंने कई सारे लिटरेरी यानी बुक्स वगैरह निकाले, आर्ट के द्वारा और इंटेलेक्चुअल कंपटीशन के द्वारा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया। यानी कि यूं कह लो कि उस टाइम पे जिस टाइम पे महिलाओं को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता था उस टाइम पे इन्होंने महिलाओं को जागरूक किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आर्टेमिसिया जेंटिलेस्की। इनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया गया वो इस टाइम पीरियड में दिया गया है। ये एक इटालियन पेंटर थी, आप इस इमेज में देख सकते हो इनको। इन्होंने महिलाओं को शक्तिशाली दिखाया अपनी पेंटिंग में और महिलाओं को भी लिबर्टी होती है, वो भी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के रह सकती है। महिलाओं के पास सारी कैपेबिलिटी है जो एक पुरुष में होती है। तो इन्होंने महिलाओं को कैपेबल माना हर काम करने के लिए, वो पुरुषों के किसी मामले में से कम नहीं है। यानी कि मेल और फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये सरासर गलत है। नेक्स्ट, मेरी वोलस्टोनक्रॉफ्ट जो कि 1759 से लेकर 1797 तक इनका टाइम पीरियड रहा और ये महिलाओं के राइट्स को लेकर एक सबसे बड़ी कट्टर समर्थक मानी जाती है। ये काफी एजुकेटेड हुई और राइट्स को लेकर लोगों को भी अवेयर करी। इसलिए मेरी वोलस्टोनक्रॉफ्ट ने एक अपनी बुक लिखी, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। 1792 में इसको पब्लिश किया गया था, जिस बुक के अंदर इन्होंने महिलाओं के इक्वल राइट्स की डिमांड करी और सभी महिलाओं को एजुकेट होने का राइट है और ये इन्होंने सब जगह फैलाया। क्योंकि जो
मैरी थी ये एक फेमिनिस्ट थी, यानी कि महिलावादी, यानी कि जो नारीवाद हमने पढ़ा है वो थी। नारीवाद के रूप में ये दुनिया भर के अंदर महिलाओं के ऊपर बोल रही थी, उनके लिए इक्वलिटी की डिमांड ऑलरेडी पहले से कर रही थी। ये एक फेमिनिस्ट थी। नेक्स्ट क्या है, मारिया सिविला मैरियन। ये जो थी ये 1647 से लेकर 1717 तक ये रूल करती है। रूल मतलब इनका जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में ये एक साइंटिफिक पेंटर थी और ये एक डिस्कवर भी थी। डेट मींस ये काफी खोजबीन भी करती थी। तो साइंटिफिक चीजों में देखा जाए तो इन्होंने साइंस को प्रमोट किया, महिलाओं को भी साइंस में कंट्रीब्यूशन देने के लिए थोड़ा सा जागरूक किया, अवेयर किया, और सभी महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने साइंस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इस बात को लेकर काफी दुख भी थी कि साइंस के अंदर महिलाओं का जो इतना कम कंट्रीब्यूशन है, ना के बराबर है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं में क्षमता नहीं होता, महिलाओं के अंदर जो क्षमता है उससे सभी महिलाओं को भी साइंस में कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। तो इतने ज्यादा बैरियर्स आने के बाद ओवरकम किया, फाइनली उन्होंने अपना भी कंट्रीब्यूशन दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या, जादू टोना। इसको कहा जाता है विचक्राफ्ट। उस टाइम सोसाइटी के अंदर जादू टोना बहुत ज्यादा हुआ करता था। 17वीं से लेकर 18 सेंचुरी के आसपास की बात है। यूरोप के अंदर ये कैसे खत्म हुआ आपको यही बताना है इसमें। जादू टोना समाज के अंदर जैसे लोगों का, एनिमल्स का, जैसे बलि चढ़ा दी जाती थी, बलि चढ़ाकर कुछ लोगों पे जादू टोना किया जाता था ताकि वो भस्म हो जाए, नुकसान हो जाए, वो हमारे बस में आ जाए, हिप्नोटाइज हो जाए। अलग अलग तरीके से लोग जादू टोना क्या करते थे। तो ये एक अद्भुत शक्ति थी जो आप यूं कह सकते हो कि लोग उस टाइम भी मानते थे, आज भी माना जाता है। ऐसे नहीं जादू टोना मानते नहीं है, आज भी माना जाता है। जादू टोना का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे निकल कर आया, देखिए ईसाई परंपरा के अंदर हेनरी क्रैमर ने अपनी एक बुक लिखी थी मेलियस, और इस बुक के अंदर उन्होंने एक बात बताई कि कुछ महिलाएं कैथोलिक धर्म को छोड़कर कुछ पुरुष दानवों के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया करती थी। ऐसा वो इसलिए करती थी क्योंकि वो जादू टोना के शिकार थी। तो यहाँ से डाउट गया पूरी दुनिया के अंदर कि ऐसा हो क्यों रहा है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जादू टोना उस टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा था। अब फिलोसफिकल कल्चर की बात करें हम, ट्रेडिशन चल रहा था, और उसने भी महिलाओं को शारीरिक और नैतिक रूप से कमजोर माना था। और यही जादू टोना कर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इस बात को फैलाएगी कि महिलाएं चरित्र से काफी कमजोर होती है, शैतान वगैरह रूप में काफी कमजोर बताया गया। ये चीज प्रचार किया गया ताकि महिलाओं को दरकिनार किया जाए। इसी वजह से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार भी होना पड़ा कई वुमेन को। लोक अवधारणा में परिवर्तन आया इस टाइम, चेंजेस इन पब्लिक परसेप्शन। देखिए जादू टोना की अवधारणा धीरे धीरे दूर हो रही थी, यानी कि लोगों से दूर जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी ये काफी पॉपुलर थी बहुत पहले समाज के अंदर। लोग डरते भी थे। बट अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन थी जिसकी वजह से जादू टोना हुआ करता था सोसाइटी में। देखिए सामाजिक चेंजेस के लिए सोसाइटी में लगता था कि हम कुछ जादू टोना करेंगे सोसाइटी में चेंजेस आ जाएगा, बट इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता था सोसाइटी। और पॉलिटिकल प्रेशर भी हुआ करता था, जैसे कई सत्ता प्राप्ति के लिए या राजा बनने के लिए कई राजा भी मन करने चीजें बढ़ाया करते थे कि नहीं भाई जादू टोना करेंगे मेरा गद्दी बचा हुआ रहे। तो पॉलिटिकल प्रेशर ऊपर से रहा करता था। नेक्स्ट क्या है, कानूनी परिवर्तन, यानी कि लीगल चेंजेस के लिए मान लो कोई चीज निष्पक्ष नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो हम जादू टोना करके उसको ठीक करवा लेंगे। इस टाइप के आप अंधविश्वास कर सकते हो कि जादू टोना में लोग कुछ विश्वास करने लग गए थे। इसके अंदर धार्मिक समुदायों का प्रभाव हुआ करता था इसके अंदर, यानी इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, यानी कि जो धर्म के ठेकेदार थे, जो धर्म के पंडित थे, जैसे उस टाइम पे चर्च के फादर वगैरह हुआ करते थे, ये सब इसमें इन्वॉल्व हुआ करते जादू टोना करने। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। कई बार जब सोसाइटी में अशांति हुई तो लोग जागरूक हुए, जादू टोना को अब समझते नहीं थे कुछ, तो सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, यूरोप के अंदर जादू टोना का जो प्रचलन था धीरे धीरे खत्म होने जा रहा था। जैसे ही खत्म होने लगता है लोग गांव से निकल के अब शहर में जाते हैं। जैसे वो शहर में जाते हैं उनको समझ में आता है कि एक गांव की प्रॉब्लम है, जहाँ पे कुछ लोगों ने मिलकर जादू टोना के नाम पे लोगों को पागल बना रखा, एक दूसरे की मदद करने लोग अब यहाँ से स्टार्ट कर देते। बट पहले हेल्प करने से भी डरते थे, कहीं ये मेरे पे जादू टोना करके मेरा कुछ बिगाड़ न देगी। तो पहले ये मिथ फैला हुआ था सोसाइटी में। नेक्स्ट क्या, जनसंख्या पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, सोसाइटी में जो मैरिज का एज है ये बढ़ा दिया गया था। तो कई सारी महिलाएं या पुरुष शादी नहीं करती, कई सारे पुरुष भी अनमैरिड रहना पसंद कर रहे थे। जादू टोना के खिलाफ आवाज उठाई जब लोगों ने, तो महिलाओं को इसके अंदर फायदा मिला, क्योंकि पहले महिलाओं के ही द्वारा माना जाता था कि महिला ही जादू टोना कर। कई सारी जगह पे ऐसा आरोप भी लगाया, बट आगे चल के ये ठीक हुआ, पॉपुलेशन को ये समझ में आया, और कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस चेंजेस के बाद जो यूरोप के अंदर कई परंपराओं को देखा और उसमें चेंजेस भी लाया, जिसके अंदर एनलाइटनमेंट और पुनर्जागरण, दैट मींस रेनेसांस का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन बताया वो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। पूरे सिलेबस में आपके यही सारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए विद आंसर के साथ ये आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार इस पूरी वीडियो को देख लेने के बाद अगर आपने नोट्स को पढ़ डाला, मैं कसम से कहता हूँ एग्जाम से आपके हाथ नहीं रुकेंगे और लिखते रह जाओगे, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन विद सेम फॉर्मेट के साथ आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो नोट्स को प्लीज एक बार आप डाउनलोड कर लेना, एक बार हल्के में इसको रीड कर लेना। 15 से 20 मिनट आपको लगेगा रीड करने में, लेकिन ये नोट्स आपके काम आएंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। अब आपको जो भी नोट्स चाहिए सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है और वाई नाउ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है। इस नोट्स की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और वही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसलिए आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप कमेंट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक करके हमारे उत्साह को बढ़ाना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।